कई लोग हमसे पूछते हैं डार्क यूपीएससी का नाम डार्क क्यों है। अंग्रेजी में डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। तो बस मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा कि हम अंधेरों से हारे हुए लोग हैं, पर अंधेरों से किसी को हारने नहीं देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि डार्क यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स 2025 में आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन बने, उसी क्रम में पहले हम लोगों ने पीटी 365 पॉलिटी का लाया, जो बहुत लोगों ने पसंद किया। अभी इसी क्रम में हम इन्वायरमेंट का पीटी आप लोग के सामने लेकर उपस्थित हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये वीडियो आपके करंट अफेयर्स का संकट मोचन बनने वाला है, खास तौर पे इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इन्वायरमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट ओरिएंटेड ही होते हैं। तो इसमें हम लोग उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो यूपीएससी के फेवरेट रहे हैं। वो टॉपिक्स जो हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट हो गए उन पर फोकस करेंगे, और खास तौर पे वो चीज़ें जो रेलेवेंट नहीं है उसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि वही बात है कि हम आपको वो बताएंगे जो एग्जाम में आपको मदद करेगा। हम आपको सिर्फ बताने के लिए वो चीज़ें नहीं बताएंगे, क्योंकि बताने के लिए तो दुनिया भर की का नॉलेज है जो आपको दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग उतनी ही बातें करेंगे जितना आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला टॉपिक अगर मैं बात करूं तो है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। अब पता होता है सबको कि रेड लिस्ट जो होता है वो कौन निकालता है? आईयूसीएन। आईयूसीएन क्या है? एक एनजीओ है, याद रखना है। थ्रेटेंड स्पीशीज का लिस्ट निकालता है, और थ्रेटेंड स्पीशीज में मेनली ध्यान देने वाली कौन सी स्पीशीज होते हैं? तीन: वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। याद रखना है, आईयूसीएन ये निकालता है। तो अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे स्पीशीज का जो है कि स्टेटस चेंज हुआ है। मतलब वो एंडेंजर्ड थे, अब वल्नरेबल हो गए हैं, वल्नरेबल थे एंडेंजर्ड हो गए हैं, ऐसी एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं। यकीन मारिए मेरी बात को। इतना अंदर जाके यूपीएससी बोर्नियन एलिफेंट, इवीजा वॉल लिजर्ड, साला बोलने में ही जीभ टेढ़ा हो जाए, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और आ जाएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्वेश्चन कट ऑफ को कम करने वाले क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़िए। सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, ये भी वैसे ही टाइप का टॉपिक है, एकदम भी रेलेवेंट नहीं है। लेकिन इसमें रेलेवेंट क्या है? अब इसमें ये सब चीजें जो स्टैटिक दिया हुआ है, यूपीएससी का फेवरेट रहा है टाइगर। तो टाइगर से जुड़े हुए जो चीजें हैं उन चीजों पर ध्यान देना है। अब कोई एरा गैरा फाइनेंसिंग मॉडल आ गया, ये कॉन्फ्रेंस हो गया, भूटान ने ज्वाइन कर लिया, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। यकीन मानिए मेरी बात को, अगर ये क्वेश्चन गलती से आ भी जाता है, लॉजिक लगा के सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़िए। टाइगर टाइगर रेंज कंट्रीज, हाँ देखिए, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट जो टाइगर के बेसिक्स हैं, जो लायन के बेसिक्स हैं, जो यूपीएससी का फेवरेट एनिमल डुगोंग है, उसका उसके जो बेसिक्स हैं, वो उसका एनिमल बिहेवियर भी बल्कि पढ़ लीजिए। बाकी ये सब चीजें जो इधर उधर की चीजें हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। टाइगर रेंज कंट्रीज देखिए, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया। वही देखिए, अब इसमें आप ध्यान देंगे तो जो आसियान कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, रशिया, ये सब चीजें टाइगर रेंज कंट्रीज में आती हैं। इसमें क्या नहीं है, बस ये ध्यान देना है क्या नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? मंगोलिया से कंफ्यूज कराएगा। मंगोलिया नहीं है, ये ध्यान देना है। तो बस, यंग मैन नोज द रूल्स, ओल्ड मैन नोज द एक्सेप्शंस। नॉट दैट आई एम ओल्ड, बट ओके। तो अब इसमें और क्या ध्यान देना है? अब इंडिया में ज्यादातर शिवालिक में भी मिल जाएगा, सेंट्रल इंडिया में भी मिल जाएगा, वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, सुंदरबन, हर जगह आपको मिल जाएगा टाइगर। और सबसे ज्यादा लेकिन कहाँ है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, याद रखना। फॉलोड बाई कर्नाटका नहीं भी याद हो, मध्य प्रदेश याद रखिए, सबसे ज्यादा है। फ्लैगशिप होता है, अम्ब्रेला होता है, सॉलिटरी, मोस्टली नॉक्टर्नल, याद रखिए, मोस्टली नॉक्टर्नल टेरिटरी। ठीक है। टाइगर स्ट्राइक्स और इंडिविजुअली एज यूनिक एज ह्यूमन, ठीक है, यूनिक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये कंजर्वेशन एफर्ट्स भी ध्यान देना है। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, याद रखिएगा ये बात। एनटीसीए एक है। एनटीसीए किस एक्ट के अंतर्गत बना हुआ है? ये डब्ल्यूपीए के अंतर्गत बना हुआ है। इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है एनवायरमेंट मिनिस्टर। एनवायरमेंट मिनिस्टर, याद रखना है। एम स्ट्राइप्स टाइगर सेंसस के लिए। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक का है, याद रखना है। ग्लोबल टाइगर फोरम इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सीएटीएस है, उसके बारे में बातें आगे करेंगे। तो बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। टाइगर लैंडस्केप नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़िए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अब देखिए इसकी बहुत बात हुई है, और मोदी जी जब इन्वायरमेंट का कोई भी स्पीच देते हैं तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जिक्र बहुत जोर शोर से होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि जो 50th एनिवर्सरी थी प्रोजेक्ट टाइगर, उसी के उपलक्ष्य में 2023 में इसको अनाउंस किया गया था। इंडिया ने इसको जो है कि लॉन्च किया था। और कौन कंट्रीज है? निकारागुआ, एस्टाविनी और सोमालिया। पूछ सकता है ये, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट सीरीज में और पीवाईक्यूज में भी मुझे इसको देखने को मिला है। तो ये ध्यान देंगे आप लोग।
बाकी हाँ देखिए, कुछ कुछ चीजें जैसे ये लगेगा नहीं कि ऑल यूएन मेंबर्स आर एलिजिबल। ऑल यूएन मेंबर्स आर एलिजिबल, बट इट्स नॉट दैट ऑल यूएन मेंबर्स आर मेंबर्स। एलिजिबल हैं बस, ये याद ध्यान देने वाली बात है। फंडिंग ये सब, 150 करोड़ ये सब छोड़ दीजिए। हाँ ये सब देखिए, असली क्वेश्चन यहाँ से आएगा। आईयूसीएन स्टेटस, इंडेंजर्ड किसका है, वल्नरेबल किसका है, नियर थ्रेटेंड किसका है। अब ये मैंने उधर बोला कि वो छोड़ सकते हैं, लेकिन इधर मैं याद करने को क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइगर, लायन, चीता, स्नो लेपर्ड ये सब यूपीएससी के फेवरेट एनिमल्स हैं। हाँ यकीन मानिए यूपीएससी के फेवरेट एनिमल्स है, तो अगर वो आईयूसीएन स्टेटस पूछेगा तो इन्हीं एनिमल्स का पूछेगा। टाइगर जो है वो इंडेंजर्ड होता है, याद रखिएगा। लायन, चीता, स्नो लेपर्ड और लेपर्ड जो होते हैं वल्नरेबल होते हैं। और ये लेकिन एक बात याद रखिएगा, एशियाटिक लायन जो होता है, जो गिर नेशनल पार्क में, पहली बात तो ये केवल गिर नेशनल पार्क में होता है, और ये एंडेंजर्ड होता है इसका आईयूसीएन, ये याद रखिएगा। ऑल 5 बिग कैट्स आर इनलिस्टेड इन शेड्यूल 1 and 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स, याद रखने वाली बात है। एलिफेंट सेंसस हुआ, एलिफेंट सेंसस में छोड़ दीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस ये याद रखना है, कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट होते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा था, और उसमें कर्नाटका की जगह केरला कर दिया था, तो कर्नाटका याद रखना है। और कर्नाटका और केरला दोनों के स्टेट एनिमल्स जो होते हैं वो एलिफेंट होते हैं, ये याद देना है। तो इंडियन एलिफेंट हैबिटेट देख सकते हैं आप, 60%, हाईएस्ट पॉपुलेशन कर्नाटका, बात हो ही गया। कुंकी एलिफेंट्स ये देख लीजिएगा, टर्म यूज फॉर कैप्टिव एशियन एलिफेंट दैट आर ट्रेन टू बी यूज इन ऑपरेशन टू ट्रैप वाइल्ड एलिफेंट्स। मतलब कुछ ऐसे एलिफेंट जिनकी मदद से वाइल्ड एलिफेंट्स को ट्रैप किया जाता है, उनको फंसाया जाता है, उनको कुंकी बोल सकते हैं। तो ये द टर्म कुंकी मेंशन इन न्यूज करके पूछ सकता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कुंकी वर्ड मेंशन, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी का एलिफेंट फेवरेट एनिमल है और एलिफेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये टर्म्स करके ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटेलिजेंट होता है, सब स्पीशीज ऑफ एशियन स्पीशीज, लाइफ स्पैन इतना होता है, जेस्टेशन पीरियड, यही सब देखिए, ये स्टेटमेंट्स वही सब हैं जो 2020 वाले क्वेश्चन में आए थे, इसीलिए यहाँ दिया हुआ है। लीडर फीमेल होता है, फीमेल होती है मतलब, ठीक है। और ये भी इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड है, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था, 1992। ये सब ध्यान देना है, देखिए प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट लायन कब है, प्रोजेक्ट टाइगर कब है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को कब है, 1975 में था। प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट स्नो लेपार्ड है 2009 में। ये टाइमलाइन पूछ सकता है, तो ये टाइमलाइन ध्यान देना है आपको। एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट में अंतर भी पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि एलिफेंट यूपीएससी का फेवरेट है। अफ्रीका में बस ये याद रखिए कि अफ्रीका में जनरली चीजें बड़ी होती हैं, ये ध्यान देनी है। तो साइज भी बड़ा होगा, ईयर भी बड़ा होगा, स्किन रिंकल्ड होगा, मतलब ठीक है। फोरहेड यहाँ डोम शेप्ड और सिंगल, ये नहीं इंपॉर्टेंट है फोरहेड। टस्क, ओनली मेल एशियन एलिफेंट्स हैव टस्क, टस्क आर एब्सेंट इन फीमेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है। टस्क जो है यहाँ अफ्रीका में बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में टस्क होता है, तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। स्टेट ऑफ राइनो 2024 रिपोर्ट, बस ये याद देना है, ध्यान देना है, ये कौन निकालता है, आईआरएफ, आईआरएफ ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। और ये बात याद देनी है कि इंडिया में जो वन हार्न राइनोसेरस होता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, वो केवल इंडिया में नहीं होता है, वो घूम फिर के भूटान भी चला जाएगा, तो केवल इंडिया में नहीं होता है, याद ध्यान देने वाली बात है। तो एक एक प्रो टिप ये है कि ऐसे स्पीशीज जो एंडेमिक है इंडिया के, एंडेमिक जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे आपका हो गया ये क्या नाम है, गिर नेशनल पार्क वाला एशियाटिक एलिफेंट, लायन टेल्ड मकॉक, ये सब हैं जो एंडेमिक है इंडिया के, जो केवल इंडिया में पाए जाते हैं। तो इसका एक लिस्ट बना लीजिए, वैसे ही एक एक लिस्ट बना लीजिए, वो इंटरनेशनल ट्रीटीज जो कि लीगली बाइंडिंग है, वैसे ही एक लिस्ट बना लीजिए जिस, वो इंटरनेशनल ट्रीटीज जो फेमस ट्रीटीज हैं लेकिन इंडिया उसका मेंबर नहीं है। मेंबर है तो वो तो पता ही होगा आपको, लेकिन वो ट्रीटी इंपॉर्टेंट है और इंडिया मेंबर नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ यहाँ से ये टिप आप ध्यान रखिएगा। अफ्रीकन राइनो, एशियन राइनो बहुत कम चांस है कि पूछेगा, आएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, बहुत कम चांस है। इंडियन राइनो वनरेबल होता है, ये ध्यान दीजिए, बाकी ये सब छोड़ दीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है वो, पहली बात तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, ये ध्यान देनी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड है, ठीक है। बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बाकी आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी मुझे दिख तो नहीं रहा है, छोड़ दीजिए,
हटाइए इसको। लेसर फ्लोरिकन, स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द बस्टर्ड फैमिली। हाँ, एक बात ये ध्यान देने की, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और लेसर फ्लोरिकन है, ये सेम बस्टर्ड फैमिली से हैं। और भी मेंबर्स होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये है। और इसमें ये, इसके बारे में, लेसर फ्लोरिकन के बारे में एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज याद ध्यान दीजिएगा, ये कोर्टशिप डांस करती हैं। कोर्टशिप डांस, जिसको मेटिंग डांस भी बोलते हैं। मेटिंग डांस मतलब जब इनका, मतलब मूड बनता है तब ये लोग मेटिंग डांस और कोर्टशिप डांस करते हैं। ठीक है, तो ये याद है ना। और लेसर फ्लोरिकन जो है कि मेनली बंगाल साइड में पाया जाएगा आपको। तो ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वही बात है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, शेड्यूल 1। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राजस्थान, गुजरात, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। बाकी जनरल चीज़ें, आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट बैन ऑन पावर लाइन, ठीक है, पावर लाइन में ये लोग मतलब बहुत सारा पॉपुलेशन, एक तो ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बेचारे वो वहाँ पावर लाइन पे बैठ के भी मर जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, बस यही एक न्यूज़ है, इसकी अलग से लिखने की क्या जरूरत थी। टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसमें याद क्या रखना है, बस याद रखना है, क्रोको जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है वो कब था, 1975। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ये ध्यान देना है। ठीक है। और दो तरह के क्रोकोडाइल्स होते हैं, एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होता है और एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है। जनरली जो क्रोकोडाइल होता है, मेनली आगे लिखा भी होगा, जनरली जो होता है लिखा है ना, ये मेनली लिव इन फ्रेश वाटर। मेनली जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में होते हैं, लेकिन कुछ एक क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो सॉल्ट वाटर में होते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का इंडिया में, बहुत यूपीएससी का बहुत फेमस एनिमल है ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो कि मेनली आपको मिलेगा यहाँ भितरकनिका नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलेंगे, ये याद ध्यान ध्यान देना है। क्रोकोडाइल, वर्टिब्रेट, रेप्टिलिया, ये सब तो जाहिर सी बात है, जो रहेंगे वो रेप्टिलिया होंगे, एक्सेप्ट फॉर सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर। ठीक है, नॉकटर्नल होते हैं, ये ध्यान देना है। और ध्यान इसलिए नहीं देना है क्योंकि ये नॉकटर्नल लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान देना है क्योंकि एनिमल, ये वाला एनिमल यूपीएससी का फेवरेट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, कि किसी भी ऐरा गैरा एनिमल का बिहेवियर नहीं नोट करना है, वो एनिमल जो यूपीएससी के फेवरेट है। और ये क्रोकोडाइल कम से कम कोई एक कंट्रोल, जो भी इन्वायरमेंट का पीडीएफ हो, उसमें बस कंट्रोल एफ करके देखिए क्रोकोडाइल कितनी बार पूछा हुआ है, कम से कम नहीं तो 6-7 रिजल्ट आ जाएगा। तो वो ये कहता है कि क्रोकोडाइल यूपीएससी का फेवरेट है, तो इसके इससे रिलेटेड जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं एनिमल्स के वो भी नोट करना है। तो नॉकटर्नल होते हैं ये। पोइक्लोथर्मिक, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, तो इसका मतलब ये होता है, ये टर्म भी पूछ सकता है, ये टर्म भी पूछ सकता है, रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर ओनली टू लिमिटेड डिग्री। तो पोइक्लियोथर्मिक होता है ये। इसमें एक दो चीजें मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। स्टेनोथर्मल मतलब क्या होता है, वो एनिमल्स जो स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर केवल बियर कर सकते हैं। और यू थर्मल क्या होता है, लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर जो बियर कर सकते हैं। इसी को स्टेनो हेलाइन कभी कभी बोल देगा, तो ना बात बात वही है, हेलाइन मतलब सॉल्ट हो जाएगा, स्मॉल रेंज ऑफ सॉल्ट वहां हो जाएगा, और ईयू हेलाइन बोल देगा तो लार्ज रेंज ऑफ सॉल्ट हो जाएगा। तो बस ये ध्यान देना है। घड़ियाल, ध्यान ध्यान दीजिएगा, घड़ियाल के बारे में जैसे ही शब्द आए बस ये याद रख लेना है, चंबल, एक याद रखना है, चंबल। दूसरा, एक चीज और याद रखनी है, आयुष्मान स्टेटस इसका क्रिटिकली है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है। फंगस, फंगस, अब फंगस के बारे में ये सब, फंगी डे, ये फ्लोरा फोना ट्रिनिटी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, फंगस का बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर का क्या है, यीस्ट, ये ध्यान देना है। वो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं होता है। ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना सकता है एल्गी के साथ, और इसी को बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन यूपीएससी का फेवरेट है। और अभी 4-5 दिन पहले आपका वो हुआ है जियो साइंटिस्ट का एग्जाम, उसमें फिर से ये सब लाइकेन पूछा हुआ था। सेल वॉल विथ चाइटिन, चिटिन या चैटिन, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसका हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है ना, तो ये ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता, तो ये दूसरों की मदद से खाना खाएगा। तो दूसरों की मदद से ये खाना कैसे खा सकता है, ये सेप्रोफिटिक हो सकता है और पैरासिटिक हो सकता है। पैरासिटिक मतलब आपको पता है कि लिविंग, कोई लिविंग होस्ट में जाके उसको कंज्यूम करे, तो उसको जो है कि पैरासिटिक बोलते हैं, उसको हार्म पहुंचाए। और सेप्रोफिटिक में डेड ऑर्गेनिज्म पे जाके वो फीड करे। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका होता है। बाकी माइकोराइजल टेक्नोलॉजी एक होता है, म्यूचुअल, माइकोराइजल टेक्नोलॉजी नहीं, माइकोराइजल एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, किसके बीच में, रूट्स ऑफ प्लांट्स फॉर ट्रीट गोस। मतलब जो माइकोराइजल फंगाई है उसका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रूट्स ऑफ प्लांट, यही सेम चीज पूछा हुआ जियो साइंटिस्ट 2025 में, ध्यान देना है। कार्बन को ये स्टोर करेगा ही, डिकम्पोजर ये होता ही है, डिकम्पोजर है तभी तो ये हेट्रोट्रोफिक है, ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान देना है, वायरस इज नॉट डिकम्पोजर,
पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। वायरस डिकम्पोजर नहीं होता है क्योंकि उसको लिविंग होस्ट चाहिए होता है। ठीक है, माइक्रो रेमेडिएशन, असिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट सच एज बैक्टीरिया। अब देखिए ये तीन टर्म बस ध्यान दीजिएगा। एक होता है फाइटो रेमेडिएशन, एक होता है माइक्रो रेमेडिएशन, एक होता है बायो रेमेडिएशन। रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है? रेमेडिएशन का मतलब जो हजार्डस केमिकल्स हैं उसको ट्रीट करना, उसको मतलब किल करना, उसको बेहतर बनाना। तो फाइटो रेमेडिएशन का क्या मतलब होता है? जब हजार्डस केमिकल्स को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं यूजिंग प्लांट्स। माइको का क्या मतलब होता है? जब हजार्डस केमिकल्स को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं यूजिंग फंगस। बायो रेमेडिएशन का क्या मतलब होता है? जब हजार्डस केमिकल्स को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिर्फ ये ऐसे पढ़ाई की जाती है माइक्रो रेमेडिएशन के साथ साथ। अब ये सब भी रिवाइज कर लिए, मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल जाएगा। ओके। मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। देखिए मेडिसिन, जो पेनिसिलिन होता है उसमें फंगस होता है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया से कंफ्यूज करा देता है कई बार, ध्यान देना है। बाकी ये सब फ्लोरा फोना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब देख सकते हैं आप एक बार। बाकी उतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब दुनिया जानती है भाई, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर आते हैं। यूनेस्को को के मैप प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जो कि इंडिया में, याद रखिएगा, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि इसी प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, और वो कोई एक्ट गवर्न नहीं करता है, याद रखिएगा ये बात। तो इसमें कोलंबिया में जो है कि 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐड किए गए। आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है बस याद ध्यान देना, इसका स्टैटिक इंपॉर्टेंट है कि ये कब लॉन्च हुआ था, 1971 में, एज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम। ठीक है, यही लिखा है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में दो 12 जो होते हैं वो यूनेस्को के अंदर रिकॉग्नाइज्ड हैं, और 6 रिकॉग्नाइज नहीं है। लेटेस्ट कौन सा रिकॉग्नाइज्ड है? पन्ना। पन्ना जो है लेटेस्ट इंक्लूजन है। नीलगिरी पहला था, याद रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की खास बात ये होती है कि इसमें थोड़ा सा नेशनल पार्क में बहुत बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। बायोस्फीयर रिजर्व थोड़े से लीनियंट होते हैं। ये वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के साथ साथ ह्यूमन पॉपुलेशन को भी एकोमोडेट करते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बात ये होती है। इसमें 3 जोन्स होते हैं, याद रखिएगा। इसमें 3 जोन्स होता है। टाइगर रिजर्व में कितने जोन होते हैं? टाइगर रिजर्व में 2 जोन होते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें 3 जोन है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन जाहिर सी बात है, एकदम कोर वाली चीज होगी तो बहुत स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड रहेगा। बफर में कुछ कुछ एक्टिविटीज अलाउड होगी। ट्रांजिशन में कम्युनिटीज फोस्टर सोशियो कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल एक्टिविटीज। ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है। 3 जोन्स होते हैं, ये ध्यान देना है। एक बार इसको भी रिवाइज कर लीजिए। ऊपर से नीचे कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? तो 5 आपके साउथ इंडिया में, ऐसे याद किया जाता है। 5 आपके साउथ इंडिया में है, 4 आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, 4 आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, 3 आपका मध्य प्रदेश में है। 5 3 8 3 11 हो गया। और 2 आपका मेरे ख्याल से, एक एक सुंदरबन है और एक सिमलीपाल है, ईस्टर्न इंडिया कह सकते हैं इसको। एक वेस्टर्न इंडिया में है, गुजरात। और बाकी ऊपर कंचन जंगा है एक, सिक्किम वाला। और कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल वाला, और नंदा देवी है उत्तराखंड वाला। देख सकते हैं आप, मतलब इसको अच्छा इंपॉर्टेंट है। इको सेंसिटिव एरियाज। अब इको सेंसिटिव एरियाज का बस मतलब समझ लीजिए। इको सेंसिटिव एरियाज को पहली बात तो ये कि कर्नाटक में रिजेक्टेड द कस्तूरी रंगन कमेटी। हाँ देखिए, 2 कमेटी का नाम याद रखना है। वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन से रिलेटेड 2 कमेटी का नाम याद रखना है। एक था गाडगिल कमेटी और एक था कस्तूरी रंगन कमेटी। गाडगिल कमेटी ने क्या बोला कि 64% वेस्टर्न घाट का एरिया जो है वो इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो। इको सेंसिटिव एरिया वो एरिया होते हैं जहां मतलब एक तरह से प्रोटेक्टेड एरियाज के इर्द गिर्द, मान लीजिए ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके इर्द गिर्द एक जोन बनाया जाता है। इसी को इको सेंसिटिव एरिया बोलते हैं। तो इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो ताकि उसमें जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। तो गाडगिल साहब ने बोला कि 64% इको सेंसिटिव डिक्लेयर कर दो। तो ये कुछ ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। तो फिर कस्तूरी रंगन ने बोला नहीं भाई, 64 नहीं कर सकते, तुम 33 कर दो। 37% एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव डिक्लेयर कर दो। तो यही बस नाम क्या याद रखना है? कस्तूरी रंगन और गाडगिल, रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन, याद रखना है, पूछा हुआ है आपका यूपीएससी में। इको सेंसिटिव एरियाज defined as areas with identified environmental having incompatible value requiring special attention for conservation because of landscape biodiversity। ठीक है, मतलब डिफाइन है ये। और ये कहाँ किसके अंतर्गत आते हैं? ये ईपीए के अंदर आते हैं, लिखा भी हुआ है ईपीए, ध्यान देना, ये ईपीए के अंतर्गत आते हैं। पर्पस क्या है?
प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड अवॉइड डिग्रेडेशन, ठीक है, नॉर्मल पर्पस ये क्रिएट, हाँ ये सब देखिए। बफर जोन मतलब मैंने बोला ना कि नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरियाज के इर्द गिर्द, प्रोटेक्टेड एरियाज के इर्द गिर्द जब हम इको सेंसिटिव जोन्स बनाते हैं तो वो जो है कि एज अ बफर और एज अ शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। तो इसको जो है कि याद रखना है। और ये जनरली 10 किलोमीटर का होता है, जनरली जो है 10 किलोमीटर का होता है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल है 10 किलोमीटर से ज्यादा भी हो सकता है, ध्यान रखना है। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रोहिबिटेड होगा। तो कमर्शियल माइनिंग प्रोहिबिटेड होगा, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन प्रोहिबिटेड होगा, रेगुलेट क्या होगा, मतलब ट्रीज गिरा सकते हैं, और होटल्स रिजॉर्ट्स बना सकते हैं। परमिटेड क्या होगा, मतलब अगर कोई आप बहुत बड़ा वैसा कोई कमर्शियल काम नहीं कर रहे हैं, आप जिन नॉर्मल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये सब अलाउड होगा। बस वेस्टर्न के, वेस्टर्न घाट के बारे में देख लेते हैं। पाल घाट गैप, थाल गैप, भोर गैप, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स, ये ध्यान देना है। और फोर मेजर, हाँ इसमें मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ठीक है, इसका इधर वाला साइड जहाँ साउथ वेस्ट मानसून हिट करेगा उसको विंड वर्ड साइड होगा, तो इसके विंड वर्ड साइड में एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, इसके ली वर्ड साइड में डिसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। और इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में सह्याद्री है, उसके बाद नीलगिरी है, फिर अनामलाई है, फिर कार्डेमम। इसका जो है कि नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट भी पूछ सकता है, NAC, नीलगिरी, अनामलाई, कार्डेमम। और हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ठीक है, 6% नॉट इम्पोर्टेंट। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंडेमिक स्पीशीज, वही जो मैंने बोला ना कि इंडिया के एंडेमिक स्पीशीज का एक लिस्ट बनाना है, तो ये देखिए नीलगिरी तहर एंड लायन टेल। एंडेमिक का मतलब वो सिर्फ वहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और नीलगिरी तहर आपका तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। वेस्टर्न घाट से रिलेटेड नॉट इम्पॉर्टेंट, छोड़ दीजिए। बस दो कमेटी का नाम याद रखना है, गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन। ये सब IPVS छोड़िए, आराम से इसको नमस्कार कह के आगे बढ़िए। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूछा हुआ है और ये पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए मेनली जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं ना, एक तो आपका क्वेश्चन जो एक्ट्स हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी एग्जाम साथ में होता है, तो एक्ट से जो है, जो बेसिक फ्रेमवर्क है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये सब बहुत बैकबोन है इंडिया के फॉरेस्ट्री के फ्रेमवर्क के। तो ये सबसे क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आएगा। तो पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या होता है कि जो अपना बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसमें 3 टियर मैकेनिज्म है। कि 3 टियर मैकेनिज्म में ये होता है कि सेंट्रल लेवल पे आपका NBA होगा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। और स्टेट लेवल पे आपका SBA होगा, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। और लोकल लेवल पे होगा आपका बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ही आपका क्या करती है, ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाती है। इंफॉर्मेशन इसमें क्या होता है, जो लोकल नॉलेज सिस्टम होता है उसका नॉलेज होता है इसमें। लोकल नॉलेज सिस्टम में मेडिसिनल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब यहाँ इंक्लूडेड होता है। तो ये मतलब बायोपायरेसी को प्रिवेंट करने में, जो बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं और वो बायोपायरेसी करने लगती हैं, उसको प्रिवेंट करने में, और इंडिविजुअल जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है इंडिया का, उसको प्रिजर्व करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो याद रखना है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये जो है कि BMC बनाते हैं, ठीक है। EPI इंडेक्स, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, कुछ भी इसका इतिहास भूगोल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कौन बनाता है, येल सेंटर। येल सेंटर, बस नाम इंपॉर्टेंट है, छोड़ दीजिए इसके आगे कुछ भी, इंडिया की रैंकिंग कुछ भी हो, नॉट इंपॉर्टेंट। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दीजिए। कैमल्स, अब देखिए ये सब क्वेश्चन पूछता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स हैं, और ताजू की बात ये देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स हैं, और इस साल जो जियो साइंटिस्ट का क्वेश्चन पूछा था, जियो साइंटिस्ट पेपर 2025 लामा करके पूछा था ना, तो देखिए यहीं से आया था क्वेश्चन। तो मतलब हालांकि मुझे पता नहीं है कि ये PT उससे पहले रिलीज हुआ था या उससे बाद रिलीज हुआ था, लेकिन कहने का मतलब ये कि अब देखिए UN ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स, अब UN ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023, तो इस साल मेंस में क्वेश्चन आ गया, 2024 मेंस में मिलेट से रिलेटेड। और 2024 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स डिक्लेयर कर दिया, तो उससे क्वेश्चन आ गया जियो साइंटिस्ट में। तो कुछ हद तक चीजें प्रेडिक्टेबल हैं, मतलब बहुत सारी चीजें नहीं भी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन कुछ चीजें प्रेडिक्टेबल हैं। तो जो लोग ये कहते हैं UPSC में U स्टैंड्स फॉर अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो ये भूल जाते हैं U के बाद P भी है, तो अनप्रिडिक्टेबल येट प्रेडिक्टेबल। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कैमल जो होता है
ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेट भी हो सकता है, याद रखना है, यही क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। सर्वाइव इन हॉट कंडीशन, डेजर्ट इकोसिस्टम में जनरली पाए जाते हैं। स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, हालांकि कहीं कहीं चिंकारा भी लिखा होता है, राजस्थान का स्टेट एनिमल, तो दोनों होते हैं। खराई कैमल एक है, ये स्विम कर सकता है, मतलब सी के अंदर ये स्विम करके मैंग्रोव्स खाने के लिए, मेनली खाना पीना खाने के लिए ये सी में स्विम कर सकता है। ये स्टेटमेंट जो है यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो ये बैक्ट्रियन कैमल कहाँ पाए जाएंगे? लद्दाख में। ड्रोमेडेरियन कैमल, ये राजस्थान गुजरात, नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दीजिए। अदर के बस ये सब देखिए नाम इंपॉर्टेंट है, लामा, अल्पाका, अल्कापा, जुआनाको, विकुना। क्या करेगा क्वेश्चन? द टर्म अल्पाका, लामा, गुआनाको मेंशन्ड इन न्यूज रेफर्स टू व्हाट, और कुछ भी बोल देगा, टाइगर, लायन, कैमल्स। तो ये कैमल है, याद रखना है। यूएन रेड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको याद क्या रखना है? रेड बस फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं, यकीन मानिए मेरी बात को, छोड़िए। यूएन रेड, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एकदम प्रणाम, आगे बढ़िए। छोड़िए। मैंग्रोव कंजर्वेशन, अब मैंग्रोव कंजर्वेशन क्या बोल रहा है ये? आयुसियन रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव कंजर्वेशन इंडिकेटेड, ये कह रहा है कि आयुसियन ने रेड लिस्ट निकाला है मैंग्रोव इकोसिस्टम का। अब भाई कोई भी रेड लिस्ट है वो आयुसियन ही निकालता है, तो मैंग्रोव का निकाल सकता है, वो फ्लोरा का निकाल सकता है, फौना का निकाल सकता है, सबका निकाल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट मैंग्रोव के बेसिक्स हैं, कि मैंग्रोव जो होते हैं वो न्यूमेटोफोर्स उनमें होता है, सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज होते हैं, इकोटोन होते हैं, नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं ऑफ वो डिजास्टर्स। ये बातें ध्यान देनी होती है। तो इसमें जो है कि मैंग्रोव्स में क्या याद रखना है? याद रखने वाली बात कि ये जनरली इंडिया का जो जो कोस्टल स्टेट्स हैं, लगभग सारे ही स्टेट्स में आपको मैंग्रोव मिलेगा। और मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में मिलेगा? तो ये ध्यान देना है कि आपका वेस्ट बंगाल में सबसे लार्जेस्ट, स्टेट वाइज वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ये यहाँ पाए जाएंगे। वेटलैंड कहाँ सबसे लार्जेस्ट होता है? ये होता है गुजरात में। ये सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी छोड़िए। मिष्टी स्कीम याद रखना है, मिष्टी स्कीम मैंग्रोव से रिलेटेड है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के ही अंदर कराएगा। एक याद रखना है, फिश बोन टेक्निक, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। फिश बोन टेक्निक मैंग्रोव कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, याद रखनी है। SAIME इनिशिएटिव, ये भी मैंग्रोव से जुड़ा हुआ है। बाकी बाकी देखिए ज्यादातर स्कीम्स के ना उसमें मेंशन्ड है मैंग्रोव, तो वो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैनग्रोव से ही जुड़ा होगा। मैं उन स्कीम्स में के बारे में बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है और जिसमें मैनग्रोव नहीं मेंशन्ड है। तो जैसे मिष्टी में आपको लगेगा नहीं, अगर ये जो है कि सिर्फ मिष्टी बोल दिया और एम फॉर मैंग्रोव को वो नहीं लिखा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मिष्टी स्टैंड्स फॉर मैंग्रोव कंजर्वेशन। अब मैंग्रोव ब्रेक थ्रू, COP27 में ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस अलाउंस हुआ, ये ध्यान देना है, COP27 में ये, और इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया मेंबर है। ठीक है, बाकी ये सब छोड़िए। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आता है, और इसका काम क्या होता है? बस ये जो चीजें मैंने यहाँ लिखा हुआ है और जिसको हाईलाइट किया, बस उसको ध्यान दीजिए। अप्रूव करता है डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज, इसके अलावा नॉट इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, प्रणाम करके आगे बढ़िए। ये ध्यान देना है, EU नेचर रिस्टोरेशन प्लान, इसको बस ध्यान दे, बस ध्यान क्या देना है, NRP जो है वो EU का पार्ट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये सब कितना भी लिखा हुआ, हाँ एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि ये लीगली बाइंडिंग है। मैंने बोला था ना कि लीगली बाइंडिंग चीजों का एक लिस्ट बना लीजिए, तो ये लीगली बाइंडिंग है, तो ये थोड़ा सा बस इसमें ये ध्यान रखिए कि ये EU का है और लीगली बाइंडिंग है, बाकी छोड़ दीजिए, ये सब परसेंटेज वगैरह नहीं पूछता है। फॉरेस्ट एरिया एकदम इंपॉर्टेंट, छोड़िए। EUDR नॉट इंपॉर्टेंट। हाई सीज ट्रीटी, अब हाई सीज ट्रीटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जैसे इसमें बोल रहा है कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड BBNJ एग्रीमेंट, हाई सीज ट्रीटी जिसको बोला, लॉन्ग बहुत समय से पेंडिंग थी, उसको अभी जो है कि ये ट्रीटी के फ्रेमवर्क में ला दिया गया है। तो हाई सीज ट्रीटी समझने से पहले ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कि जो अपना ये टेरिटोरियल सी क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो ये मतलब मान लीजिए अगर आपका कोस्ट है, तो कोस्ट से आपका शोर लाइन जो है, आपका शोर लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल्स होता है, 12 नॉटिकल माइल्स, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी, जो शोर लाइन से लेके 24 नॉटिकल माइल होगा, 24 नॉटिकल माइल, उसको बोलेंगे कॉन्टिग्यूअस जोन। और जो यहां से लेके 200 होगा,
अब ये ध्यान देना है, कॉन्टिग्यूअस जोन में टेरिटोरियल सी आता है, ये नहीं है, ये 12 से 24 नहीं है, ये 0 से 24 है। ठीक वैसे ही जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 0 से 200 नॉटिकल माइल है। तो ये ध्यान देना है। तो ये जो हाई सी स्ट्रीट ट्रीट होते हैं, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड होते हैं, इधर वाले रीजन में आपके हाई सीज आ जाएंगे। और ये हाई सीज किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं दे आर पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स मतलब ये सबके हैं। ये किसी एक, जैसे स्पेस है ना अपना, स्पेस भी सबका है। मतलब एक लेवल के बाद स्पेस सबका है, मार्स सबका है। तो ये इट इज पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। जैसे अंटार्कटिका सबका है। तो ये ध्यान देना है। तो हाई सीज ये होता है, तो पहले तो इसका बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक कोई भी एग्रीमेंट जो है, कोई भी यूएन क्लॉज वगैरह, जनरली वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ही डील कर रहे थे, हाई सीज की बात कोई नहीं कर रहा था। तो इसी ये एग्रीमेंट जो है मेनली हाई सीज को टारगेट करता है। हाई सीज में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करना है, ओवर ओवर नेविगेशन प्रिवेंट करना है, कोस्टल जो कोरल रीफ्स है उनका रिस्टोरेशन करना है, यही सब चीजें होंगी। बाकी इसमें ध्यान क्या देना, पहली बात ये कब कब जो है कि अडॉप्ट हुआ था, 2023 में अडॉप्ट हुआ था, और लीगली बाइंडिंग है। जो लीगली बाइंडिंग वाली आपकी लिस्ट है उसमें एक ये भी डाल दिए, बीबीएनजे एग्रीमेंट। ये ध्यान देना है, 91 कंट्री ने साइन किया हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया। और हाँ ये इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल स्पीयर हेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। तो ये ध्यान देना है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से कंफ्यूज कर सकता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ये लगेगा, तो हाई सीज में लगेगा, नॉट एप्लीकेबल टू एनी वॉरशिप मिलिट्री एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये कंट्री वाली बात आ गई ना। तो ये सब चीज़ें, बाकी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। और बाकी जो जनरल पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन से जुड़ी हुई पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सब करेगा ये, ध्यान देना है। तो इसको पढ़ने वाली बात नहीं है। यूएन क्लॉस इंपॉर्टेंट है, यूएन क्लॉस कब अडॉप्ट हुआ था और कब एनफोर्स हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। 82 में अडॉप्ट, एनफोर्स 1994 में। और इसी के अंतर्गत आता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि किस चीज का परमिशन देता है, पॉलीमेडोलिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने का परमिशन देता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में। कोरल ब्लीचिंग, अब देखिए कोरल, आपको पता होता है कोरल बनने के लिए जो कंडीशंस होते हैं, पहले तो ये देख लीजिए इंडिया में कोरल कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। कच्छ में होगा, लक्षद्वीप में होगा, अरेबियन सी में होगा, इधर अंडमान निकोबार में होगा, गल्फ ऑफ मन्नार में होगा, यहाँ नहीं होगा। इधर इधर कोरल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रेश वाटर होते हैं, और कोरल बनने के लिए थोड़ा स्लाइटली सलाइन वाटर चाहिए होता है। तो ये ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट, बाकी ये सब कुछ भी लिखा हुआ है छोड़ दीजिए इसको। इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, क्नाइडेरिया ग्रुप के अंदर आते हैं ये। और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। पहली बात तो ये हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल, दो दो तरीके के कोरल होते हैं। और ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, किस चीज का होता है, जूजेंथले, जूजेंथले एल्गी एंड कोरल पॉलिप्स, पॉलिप्स। अब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, किस किस चीज का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे सिम्बियोसिस का क्या मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, तो इसमें कौन किसको क्या बेनिफिट पहुंचा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी के लिए कोरल इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जूज एंथली, पहली बात तो ये एल्गी है, याद रखिएगा ये एल्गी है। तो ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि एल्गी जो होते हैं वो फंजाई की तरह हेटरोट्रॉप्स नहीं होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो एल्गी ये है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। और ये पॉलिप्स क्या करते हैं, पॉलिप्स जूजेंथली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जूजेंथली खाना बनाता है, पॉलिप्स उसको प्रोटेक्शन करते हैं, ये ध्यान देनी है। तो ग्रोथ कंडीशन, वार्म होना चाहिए, थोड़ा सा, थोड़ा वार्म होना चाहिए, बहुत नहीं कि मतलब एक खौलता हुआ पानी नहीं होना चाहिए। सॉल्टी होना चाहिए, थोड़ा क्लियर शैलो मराइन वाटर विद स्टेबल टेम्परेचर एंड एबंडेंट सनलाइट बहुत जरूरी है। सनलाइट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। और इसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट जो आपका ओशियन इकोसिस्टम है, ओशियन में जो 90% बायोडाइवर्सिटी है वो आपका कोरल रीफ के ही अंतर्गत आता है। बाकी जो 10 पर, जो उसके बाद बियॉन्ड कोरल रीफ जो है, केवल 10% बायोडाइवर्सिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कोरल ब्लीचिंग आपको पता है, व्हेन कोरल्स आर स्ट्रेस्ड बाय चेंजेस इन कंडीशन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा इधर उधर, तो दे एक्सपेल सिम्बियोटिक एल्गी कॉजिंग देम टू टर्न कंप्लीटली वाइट। तो ये जो आपका जूजेंथली एल्गी है वो जो है कि एक्सपेल हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये कंप्लीटली वाइट टर्न कर जाता है।
ये कैल्शियम है ना। तो ये ध्यान देना है। और हाँ, ये भी फैक्ट पूछ सकता है, 2023-24 को फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और फैक्टर्स वही सारी चीजें जो टेम्परेचर की वोलेटिलिटी को बढ़ाएंगे, वही कोरल ब्लीचिंग करेंगे। वो इंक्रीज ओशन टेम्परेचर, मरीन हीट वेव्स, बायोलॉजिकल इन्वेजन, इपिजियोटिक्स, पता नहीं क्या है ये, मतलब ये थोड़ा सा मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो मैं नहीं बता सकता, आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, कोरल कंजर्वेशन के लिए क्या चीज़ें की गई, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जनरल चीज़ें हैं, कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कुछ कुछ काम अपना करेगा। पूछेगा क्या क्वेश्चन, क्या पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछेगा। बायोरॉक टेक्नोलॉजी 2022 प्रीलिम्स, क्रायोमेश टेक्नोलॉजी, ये सब कोरल कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, याद रखना है बस। कोरल कंजर्वेशन, ठीक है। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। रामसार साइट्स इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी हर साल पूछ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मतलब यूपीएससी को, कि पिछले 2-3 साल से लगातार पूछ रहा है रामसार साइट्स के बारे में। और उसमें एक एक रामसार साइट, 85 रामसार साइट्स हैं, और एक एक रामसार साइट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी उठा के पूछ सकता है। और हाल फिलहाल में जो ऐड हुए हैं वो तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, उसको तो उसके बारे में आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ। तो ये नागी एंड नकटी बिहार में ऐड हुआ है, नंजारायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, कजुवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, कुछ मतलब कुछ भी छोड़ नहीं सकते इसमें, पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको मैं डालूंगा, करना है। ये सब जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भले एक वक्त के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो किस स्टेट में है, यही पूछेगा, ध्यान देना है। वेटलैंड्स जो होते हैं, एरिया ऑफ लैंड, ये सब तो पता ही होगा जनरली, हॉट बायोडाइवर्सिटी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। फंक्शन है किडनी ऑफ द 2022 प्रीलिम्स का क्वेश्चन। किडनी क्या करता है, किडनी फिल्ट्रेशन वाला काम करता है, कि ठीक है, तो ये किडनी में क्या करेगा, एक्वेटिक प्लांट जो है एब्जॉर्ब हैवी मिनरल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, तो ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। रामसार कन्वेंशन जो है वो अडॉप्ट कब हुआ था, 1971 में, और फोर्स में कब आया, 1975 में। इंडिया कब पार्टी बना, 1982। कभी कभी पूछ देता है कि इंडिया जो है कि शुरू से मेंबर था, नहीं, इंडिया 1982 में बना है। और ये नॉन बाइंडिंग होता है, याद रखिएगा, ये नॉन बाइंडिंग होता है। रामसार लिस्ट ये निकालता है, ठीक है। मॉन्ट्यूक्स रिकॉर्ड्स, मॉन्ट्यूक्स रिकॉर्ड्स एक ऐसा रिकॉर्ड है जो रामसार साइट्स बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली वल्नरेबल हो चुके हैं डिग्रेडेशन की वजह से, वो मॉन्ट्यूक्स रिकॉर्ड्स के अंतर्गत आएंगे। लोकटक और क्योलोदाय दो है इसमें। पहले क्या था, पहले चिलिका भी था, तो चिलिका अभी नहीं है, लोकटक और क्योलोदाव। लोकटक कहाँ है, मणिपुर में। क्योलोदाव कहाँ है, राजस्थान में। बस तमिलनाडु में मैक्सिमम रामसर साइट से पता होना चाहिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वेटलैंड इन न्यूज़, तो वेटलैंड तो यार आप पूरा ही करना है आपको, तो कुछ भी छोड़ नहीं सकते। पेंगोंग सो, सुंदरबन, पुलिकट, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, तो इसको अच्छे से करना है। अब ये सब छोड़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन वाटर कंजर्वेशन छोड़िए, हटाइए। शैलो एक्विलिब्रियम, मतलब इसको एकदम ध्यान भी मत दीजिए, क्वेश्चन आ भी जाए तब भी ध्यान मत दीजिए। फिश इंप इनिशिएटिव छोड़िए। प्लैंकटन क्रैश, अब प्लैंकटन क्रैश क्या होगा, वही प्लैंकटन जो है कि जब मर जाएंगे तो उनको प्लैंकटन क्रैश बोला जाएगा। वो कैसे मर सकते हैं, प्लैंकटन तभी मरेंगे जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लैक ऑफ CO2, क्योंकि CO2 चाहिए होता है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, तो वो दोनों नहीं रहेंगे तो प्लैंकटन क्रैश कर जाएगा, बस। गैप लिमिटेशन छोड़िए, एकदम नहीं इंपॉर्टेंट। मेगाफोन एकदम नहीं इंपॉर्टेंट। स्ट्रोलोमेटोलाइट्स छोड़िए, हटाइए। इन्वायरमेंटल डीएनए, ये बस समझना है कि क्या है। जैसे अब हमारे ब्लड का डीएनए होता है, हमारे सलाइवा का डीएनए होता है, वो क्या करता है, वो हमारा एंसेस्ट्री क्या है, हमारा जेनेटिक मेकअप क्या है, हमारे बेस पेयर्स कैसे अरेंज्ड हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये सब चीज़ें हमारा डीएनए एनालाइज करता है, हमारी एंसेस्ट्री लीनिएज सब एनालाइज करता है। उसी तरह इन्वायरमेंट का भी एक डीएनए होगा। वो कैसे पता चलेगा, जो इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो एक्सक्रीटा है, उनका जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, लिखा है ना, देखिए, इन्वायरमेंट इज अ डीएनए दैट इज रिलीज इन द इन्वायरमेंट फ्रॉम द सेलुलर मटेरियल शेड बाय ऑर्गेनिजम्स वाया स्किन एक्सक्रीटा इनटू एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जब उनका एक्सक्रीटा या उनके स्किन से के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो टूट के गिरेंगे, तो उसको एनालाइज हम लोग करेंगे, तो वो एक तरह से वो इन्वायरमेंटल डीएनए होंगे, वो उस इकोसिस्टम का डीएनए का काम करेंगे। तो एक तो
तरीका है कि आप मतलब किसी भी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है कि वहाँ कितने हैं फ्लोरा, कितने फौना है, कितने इन्वेजिव स्पीसीज हैं, उनका डिग्रेडेशन का लेवल कितना है, तो आप पूरा जाके एक एक जगह सर्वे करिए। और दूसरा तरीका क्या है, निंजा टेक्निक क्या है, कि वो ये है कि आप एक पर्टिकुलर वो डीएनए पकड़िए, एक स्क्रीटा को लीजिए या फिर जो स्किन का जो फ्रेगमेंट है उसको पकड़िए और उस डीएनए को एनालाइज करिए, जो कि इट विल सर्व एज द डीएनए ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम। जैसे हम लोग में एक ब्लड का सैंपल लिया जाता है और वो जो है कि डीएनए एनालिसिस पूरा हो जाता है, या फिंगरप्रिंट लिया जाता है और उससे पूरा हम लोग का जेनेटिक मेकअप और सब कुछ पता चल जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पूरे इकोसिस्टम को आपका एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। एक फ्रेगमेंट उठाइए, ई डीएनए उसको बोलेंगे, उसका एनालिसिस करिए और उससे पता चल जाएगा, क्या क्या पता चल जाएगा, इट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज, एसएस बायोडाइवर्सिटी, इन्वेजिव स्पीशीज हैं कि नहीं है, वल्नरेबिलिटी कितनी है, ये सब पता चल जाएगा। तो ये याद याद देना है, याद रखना है ये बातें। ठीक है। स्पेसिएशन क्या होता है? तो स्पेसिएशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इवेंट जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करे, नए स्पीशीज बना के। तो नए स्पीशीज के फॉर्मेशन को स्पेसिएशन बोलते हैं। बाकी ये सब नॉट इम्पॉर्टेंट, एकदम इमोशनल नहीं होना है, ज्यादा शान पत्ती नहीं करनी है कि नहीं हमको एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक सब पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। आगे बढ़िए। बायोल्यूमिनेसेंस बचपन में भी पढ़ते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एमिट कर सकते हैं। लाइट एमिट मेनली, पहली बात तो अंधेरा में देखने के लिए भी हो सकता है, लाइट एमिट हो सकता है किसी प्रीडेटर से बचने के लिए, ये भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन ये कर सकता है? स्पॉन्जेस, जेलीफिश, हैचफिश, हैचेट फिश, वॉर्म्स, सी वॉलनट्स, फायरफ्लाई, फंजाई, बैक्टीरिया, डीप सी श्रिम्प्स, ये सब बायोल्यूमिनेसेंस कर सकते हैं। बस। ठीक है। फैक्ट्री फार्मिंग क्या होता है? एक ऐसा फार्मिंग जो कि लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री को हाई डेंसिटी फैसिलिटीज में जो है कि प्रोडक्शन उनका होता है, तो इसको फैक्ट्री फार्मिंग बोलेंगे। ये जैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है ना, एग्रीकल्चर में कि एक लिमिटेड पीस ऑफ लैंड है, उसमें आप बहुत ज़्यादा मशीनरी, बहुत ज़्यादा इनपुट यूज़ करके कम कम एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं, उसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। और फैक्ट्री फार्मिंग क्या है? एकदम वही चीज़ है, बस उसमें जो है कि इसमें लाइव स्टॉक और पोल्ट्री होता है, तो ये ध्यान देना है। उसी तरह एक ट्रक फार्मिंग होता है। ट्रक फार्मिंग भी वैसा ही है, इसमें इंटेंसिव कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स होता है। तो ट्रक, बस वर्ड ध्यान देना है, ट्रक जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स, फैक्ट्री जो है लाइव स्टॉक पोल्ट्री, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है कि जनरल जनरल चीजें होती हैं। खैर, वुडी इंक्रोचमेंट छोड़िए, हटाइए इसको। ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर। अब देखिए, एक एक टर्म होता है ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन। ग्रीन कार्बन वो कार्बन होता है जो कि प्लांट्स जो है कि जो कार्बन कार्बन जो है कि स्टोर करके रखते हैं। ब्लू कार्बन वो होता है जो कार्बन स्टोर होता है ओशियन मेरीन इकोसिस्टम में। तो वैसे ही ग्रीन वाटर वो होगा जो कि सॉयल और वेजिटेशन जो है कि स्टोर करेंगे, और ब्लू वाटर वो होगा जो कि लेक्स, रिवर्स, रिजर्वायर्स और मेरीन मतलब ओशियंस जो स्टोर करेंगे, उसको ब्लू वाटर बोलेंगे। तो ये बस मतलब अगर ये नहीं भी पढ़ते हैं तो इतना दिमाग आपको भगवान ने दिया है कि इतनी चीजें तो आप समझ ही जाएंगे। तो खैर, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लेते हैं। साइट्स इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये यूनेप द्वारा एडमिनिस्टर होता है, ये लीगली बाइंडिंग होता है। याद रखना है, मैंने बोला लीगली बाइंडिंग का एक लिस्ट बनाइए, लीगली बाइंडिंग ये होता है, याद रखना है। इंडिया मेंबर है इसका। ठीक है। और साइट्स जो है, ये ध्यान देना है कि साइट्स जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4, उसमें साइट्स आ गया है। साइट्स के में जो चीज़ें मेंशन्ड है वो शेड्यूल 4 का पार्ट है। ठीक है। रिपोर्ट्स, साइट्स, रोजवुड्स ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट। अब देखिए, रिपोर्ट्स को करने का क्या तरीका है? रिपोर्ट्स का तरीका करने का ये है, ये नहीं कि आप कोई भी रिपोर्ट है उसका ऑर्गेनाइजेशन याद कर रहे हैं। आप यूपीएससी के फेवरेट ऑर्गेनाइजेशंस को पकड़िए और वो जो जो रिपोर्ट निकालता है वो रिपोर्ट सारा पढ़ लीजिए। जैसे फेवरेट ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूं तो यूनेप क्या क्या निकालता है, यूएनएफसीसी क्या क्या निकालता है, यूएनसीबीडी क्या निकालता है, यूएनसीबीडी, आईयूसीएन क्या निकालता है, आईपीसीसी का असेसमेंट रिपोर्ट जो आता है आईपीसीसी का। उसी तरह साइट्स, साइट्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये करने का एडवांटेज ये होगा कि अगर कोई भी ऐरा गैरा इंस्टीट्यूशन पूछ लेगा, जैसे वो एक बार पूछा था ना, इन्वेजिव स्पीशीज करके 2023 में पूछा था कि वो कौन निकालता है, तो उसमें क्या करेगा कि ज्यादातर ऑप्शंस में यही
दो इसमें हो सकता है कि एक आध ऑर्गेनाइजेशन इधर उधर आ जाए, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि दो ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं में से कोई होगा। तो अगर आपको आपने इनके चीज़ों को अच्छे से किया हुआ है, इनके सारे रिपोर्ट्स को आपने याद किया हुआ है, तो वो एलिमिनेट करने में बहुत आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वहाँ आप सही आंसर तक पहुँचने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर IUCN, हाँ ठीक है। तो ये भी आपका जो है कि वो है, NGO है, तो 1948 में। ठीक है। ओके। ठीक है। प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट, ठीक है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। रेड लिस्ट तो निकालता ही है, पड़ता है। तो आगे बढ़ जाइए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका NGO है। इसका इंपॉर्टेंट है, ये अर्थ आवर ये निकालता है, अर्थ आवर। और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडक्वार्टर वगैरह छोड़ दीजिए। इतना आपको करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो क्लाइमेट चेंज का पहला टॉपिक है। तो क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो इंडिया ने पहले अपने NDC कहाँ सबमिट किए थे? पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में। उसी को रिवाइज करते हुए 2022 में अपडेटेड NDC सबमिट हुए। तो उसमें कार्बन इंटेंसिटी पहले टारगेट था 33 to 35, उसको 45 कर दिया गया। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पहले 40% टारगेट था, अभी इसको 50% कर दिया गया। कार्बन सिंक पहले भी 2.5 to 3 बिलियन था, अभी भी 2.5 to 3 बिलियन है। और एक नया चीज जो NDC 2022 में आया है, वो है मिशन लाइफ, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था कहाँ? COP26 में, जो कि बिहेवियरल और लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करता है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात करता है। ठीक है। इंडिया के पंचामृत टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक पूछा नहीं हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रोबेबल है, ये आ सकता है। 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बाय 2030, 50% फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्शन कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन तक कार्बन एमिशन को कम करना है। कार्बन इंटेंसिटी को 45% बाय 2030 करना है। और इसका बेस लेवल कितना है? 2005। और नेट जीरो बाय 2070। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, एकदम टिप्स पर, फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए ये सब चीज़ें। और इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, LTLCDC सबमिट किया हुआ है, कहाँ, किसको? UNFCC को। तो ये पता होना चाहिए। COP29 कहाँ हुआ था? बाकू में। बाकू जो कि कहाँ है? अजरबैजान में। तो COP से क्वेश्चन पूछ सकता है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है, न्यू कलेक्टिव डिफाइंड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग, NCQG, ये मतलब यही सबसे बड़ी हाईलाइट है COP29 की, जो कि फाइनेंसिंग क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग, जो डेवलप कंट्रीज को पैसा देना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज को। तो जो 2010 में जो कैंकन से जो चीज़ें आई थी, उसमें जो है कि बात की गई थी ग्रीन ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसमें डेवलप्ड कंट्री जो है कि 100 बिलियन डॉलर देने वाले थे एनुअली। लेकिन यहाँ जो है कि उसी को रिवाइज करके ट्रिपल फाइनेंस टू 300 US डॉलर्स एनुअली बाय 2035। पहले कितना था? 100 बिलियन, वो भी अभी तक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ इसको 300 बिलियन कर दिया गया। एफर्ट्स टू मोबिलाइज 1.3 ट्रिलियन एनुअली बाय 2035 फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। तो ये याद रखना है इसको, इसको मतलब हुबहू ये पूछ सकता है, डेटा इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी हाईलाइट है। और कार्बन मार्केट जो कि लॉन्ग पेंडिंग था, उसको फाइनलाइज कर दिया गया। जो पेरिस में जो कार्बन मार्केट आर्टिकल 6 मेंशन्ड इन न्यूज करके पूछ सकता है। तो ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग पेंडिंग था, उसको अभी फाइनलाइज कर दिया गया है। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, तो जनरल चीज़ें हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एडेप्टेशन तो ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकल पार्टिसिपेशन, ये सब भी चीज़ें ठीक है। जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज की तो बात सारे COP में होती है। इश्यूज पेंडिंग क्या है? मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम वाला एक इशू पेंडिंग है। उसके अलावा नेक्स्ट राउंड ऑफ NDCs हैज बीन पोस्टपोन अहेड ऑफ COP30। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ NDCs को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, तो ये भी एक इशू पेंडिंग है। UNFCC की स्थापना कब हुई थी? तो रियो समिट जो हुआ था, अर्थ समिट भी जिसको बोलते हैं, 1992 में, उसमें से UNFCC बाहर आया था। ठीक है। वहाँ एजेंडा 21 भी था, UNCBD भी था, UNCBD, UNCCD, ये सब चीज़ें थी। एजेंडा 21 में याद रखना है, एजेंडा 21 जो है नॉन बाइंडिंग होता है, नॉन बाइंडिंग। और एजेंडा 21 में 21 क्या है? 21 है 21st सेंचुरी, याद रखना। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, जो कि डेवलप कंट्रीज के लिए था, और ये ग्रीन हाउस एमिशन, हाँ, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए था। पेरिस एग्रीमेंट सबसे बड़ी जो ब्रेक थ्रू रही है क्लाइमेट चेंज में, तो वो भी 2015 में था। ग्लोबल अकॉर्ड टू लिमिट टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री एमिंग फॉर
डेढ़, मतलब दो करना है, डेढ़ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी की इनिशिएटिव्स यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अच्छे से पढ़ना है इसको। रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन, यूनेप ने सीसीएससी से के साथ ये काम किया। सेक्टोरल टारगेट टू रिड्यूस मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, जो 2021 में एक ग्लोबल मीथेन प्लेज सामने आया था, उसी को सपोर्ट करते हुए एक नया ये डिक्लेरेशन आया है। ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड पैकेज टारगेट फॉर 2000, इसके डेटा एक एक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये दो COP29 में आया है, तो इसको एक बार पढ़ना है। ग्रीन एनर्जी प्लेज, ग्रीन एनर्जी जोन्स एंड कॉरिडोर्स, ठीक है, एक बार बस पढ़ लेना है। हाइड्रोजन डिक्लेरेशन आया है, ये भी COP29 में। बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स, फार्मर्स की बात हमेशा करते ही हैं, फार्मर्स और एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो FAO तो आएगा ही। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, ये भी आया है, ठीक है, सपोर्ट्स क्लाइमेट प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज टू मीट नेक्स्ट जनरेशन NDCs टू कीप विद इन डेट, ठीक है, तो एक फंड भी आया है यहाँ। तो बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, ये भी ठीक है। ग्लोबल मैच मेकिंग, ठीक है, बस ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये COP29 में था। तो इसको भले ही आपने याद मत करिए, मेमोराइज फिंगर टिप्स पे नहीं होने चाहिए, लेकिन जैसे ये वाला फंड है आपका, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, तो ये आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ ये COP29 में हाल फिलहाल में मैंने पढ़ा है। ठीक है, और बाकी जो प्रीवियस COPs हैं उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे COP26 जो था, COP26 की का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पंचामृत टारगेट, मिशन लाइफ, ये सब चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी COP27 का क्या था, उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, लॉस एंड डैमेज फंड को जो फाइनलाइज किया गया था वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ ग्रीन डिजिटल एक्शन, कंटिन्यूटी कोalition फॉर क्लाइमेट एंड हेल्थ, बाकू डायलॉग ऑन वाटर, पूछ सकता है बाकू डायलॉग किसके रिलेटेड है, तो वाटर के रिलेटेड है। 1.5 डिग्री पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन क्लाइमेट ट्रांजिशन की भी बात होती है। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च बाय UAE, हाइड्रो फॉर नेट जीरो लैक इनिशिएटिव, देख लेना है इसको, मतलब ये हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा। तो ये भी चीज़ें COP29 में थी। ग्लोबल अलायंस फॉर पम्प्ड स्टोरेज भी है, इंपॉर्टेंट है ये सब, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ इसमें था। और रेजिंग एम्बिशन एंड एक्सेलरेटिंग डिलीवरी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। इंडिया ने COP29 में क्या किया, ये जो गोल है, इंडिया ने वो गोल प्रपोज किया कि 1.3 ट्रिलियन एनुअली अंडर NCQG, जो ऊपर हम लोग बात किए थे, विथ $600 बिलियन कमिंग फ्रॉम ग्रांट्स और इक्विवेलेंट रिसोर्सेज, क्योंकि फाइनेंसिंग जो था पहले ही बहुत कम था और वो हो नहीं रहा था, तो इसलिए इंडिया ने प्रपोज किया, मतलब बड़ा टारगेट। और अपोज चेंजेस टू द स्कोप ऑफ मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, जो ऊपर हम लोग बात किए थे, तो ठीक है। इंडिया एज डेवलप कंट्रीज प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, ये इंडिया का हमेशा से स्टैंड तो रहा ही है। ठीक है, तो इंडिया के इश्यूज तो जनरली सबको पता ही होता है, और इंडिया ने COP29 के साइडलाइन में जो जो चीज़ें करी, जो CDRI है, जो कि कब स्टैब्लिश हुआ था, 2019 में, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसका भी एक मीटिंग रख लिया इंडिया ने। लेडिट इनिशिएटिव किसके साथ था, स्वीडन के लिए, ये एनर्जी ट्रांजिशन की बात करता है टुवर्ड्स रेन्यूएबल, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आर्टिकल 6 ऊपर भी हम लोग बात किए थे। आर्टिकल 6 जो है, देखिए पेरिस में कार्बन मार्केट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो आर्टिकल 6 का हिस्सा है। प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर कंट्रीज टू कोऑपरेट इन अचीविंग देयर NDCs थ्रू कार्बन मार्केट, कंसिस्टिंग ऑफ मार्केट बेस्ड अप्रोच एंड नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच। यानी आर्टिकल 6 जो है वो एक तरह से मैकेनिज्म देता है कंट्रीज को कोऑपरेट करने का थ्रू कार्बन मार्केट्स। अब ये मार्केट बेस्ड भी हो सकता है, नॉन मार्केट भी हो सकता है। तो आर्टिकल 6 इंपॉर्टेंट है, ये किससे कहाँ से आया था, ये पेरिस एग्रीमेंट से आया था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 से ये आया था, और अभी जाके ये क्या हुआ है, ये फाइनलाइज हुआ है। ठीक है, कार्बन मार्केट क्या होता है, जो कार्बन क्रेडिट्स को खरीदा खरीदा बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है और दूसरी कंपनी है, तो एक कंपनी को टारगेट दिया गया 100, टारगेट दिया गया ग्रीन हाउस एमिशन करने का, 100 उसका टारगेट था, उसने 105, जो है एमिट कर दिया। और इसको भी टारगेट 100 दिया गया, इसने जो है कि 95 ही एमिट किया। तो इसको क्या मिलेगा, ये जो है कि कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, कार्बन क्रेडिट। और ये कार्बन क्रेडिट क्या करेगा, इसने ज्यादा एमिट कर दिया है, ये इसको बेचेगा और ये इसको बदले में पैसा देगा। तो ये जिसने ज्यादा एमिट किया 105 वाला, ही इज पेइंग फॉर द एक्स्ट्रा एमिशन। तो 5 यूनिट इसने एक्स्ट्रा एमिट किया, तो उसके उससे ही इक्विवेलेंट
पैसा उसको देना पड़ रहा है, किसको? उसको जिसने कम एमिट किया। तो इट्स लाइक पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। अगर तुम कम एमिट कर रहे हो तो यू आर बिंग रिवार्डेड, यू आर बिंग इंसेंटिवाइज्ड थ्रू कार्बन क्रेडिट। तुमको 5 जो मेट्रिक टन ऑफ कार्बन से इक्विवेलेंट तुमको कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। किसको? ये 95 वाले को जिसने कम एमिट किया है। और वो इसको बेचेगा तो एक तरह से इसको पैसा मिलेगा। तो ये, और ये जो कार्बन क्रेडिट होता है ये मार्केटेबल होता है। इसको आप मार्केट एक्सचेंज में, मार्केट फोर्सेस मार्केट में डाल सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में खरीद बेच सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन मार्केट यही होता है, क्योटो प्रोटोकॉल में आया था ये, क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, मैकेनिज्म ये जो आर्टिकल 6 है वो सिर्फ मार्केट नहीं है, नॉन मार्केट बेस्ड भी है। इसका डिटेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना एक बार। ये भी कार्बन एडजस्टमेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, आगे बढ़िए। क्योटो प्रोटोकॉल जो है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए आया था, विद प्रोजेक्ट होस्टिंग बाय डेवलपिंग कंट्रीज। हालांकि अब उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बस लेकिन पता होना चाहिए। पेरिस एग्रीमेंट में आया था कौन आपका? पेरिस एग्रीमेंट सारे कंट्रीज के लिए था, क्योटो प्रोटोकॉल लिमिटेड टू डेवलप कंट्रीज, जिसको NX1 कंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लाइमेट फाइनेंस तो ठीक है, मतलब क्लाइमेट फाइनेंस में proposed at COP21 for getting new climate goal post 2025 following the unmet 100 बिलियन एनुअल टारगेट सेट इन 2009। तो 2009 में 100 बिलियन का टारगेट था जो कि पूरा नहीं हुआ था। तो ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का टारगेट अभी रिवाइज कर दिया गया है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के इश्यूज क्या है कि 90% क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोज टू मिटिगेशन, एडेप्टेशन में कम जाता है। 94% ऑफ एग्जिस्टिंग क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट इज थ्रू डेट और इक्विटी। अब ये सब ना पूछ सकता है कि लाइक बोल सकता है माइनॉरिटी ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोज टू डेट और इक्विटी। तो ये 94 भले आपको ना याद हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मेजोरिटी जो है वो डेट और इक्विटी में है, और 90% मिटिगेशन है। बहुत कम आपका एडेप्टेशन है, तो ये ध्यान देना है। बाकी फंड्स की बात कर लेते हैं कुछ। लॉस एंड डैमेज डैमेज फंड मैंने पहले ही बताया था, COP27 में आपका जो है कि ये आया था, एस्टेब्लिश हुआ था, और ये ऑपरेशनलाइज हुआ था COP28 में। मैंने ऊपर शायद गलत बोल दिया था, ये ऑपरेट फाइनलाइज हुआ था COP28 में। एस्टेब्लिश कब हुआ? COP27 में। ऑपरेशनलाइज कब हुआ? COP28 में। ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 में आया था, फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू मोबिलाइज $100 बिलियन पर ईयर बाय 2020 टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री, जो कि एक डेटा कहता है कि इसका केवल 1% रियलाइज हुआ है, बाकी रियलाइज नहीं हुआ है। एडेप्टेशन का फंड कब आया था? 2001 में, क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड GEF के अंतर्गत आता है, COP7 में आया था, नॉट इम्पोर्टेंट। GEF के अंतर्गत आता है, ये इंपॉर्टेंट। GEF के अंदर जितने भी फंड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, जो ये भी GEF के अंतर आता है। ठीक है, बाकी ये सब फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज नॉट इम्पोर्टेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ये फंड करेगा। फंड्स दैट हैज बीन मोबिलाइज्ड फॉर प्रोडक्ट फॉर GEF ट्रस्ट फंड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ये सब आपका GEF फैमिली ऑफ फंड्स में आता है। तो ये मेनली इसका काम होता है फंड्स प्रोवाइड करना। पार्टनरशिप ऑफ 18 एजेंसीज टू एड्रेस वर्ल्ड्स मोस्ट चैलेंजिंग इन्वायरमेंटल इशूज, 1992 में आया था, रियो समिट के साइडलाइंस पर। ठीक है। मेन गवर्निंग बॉडी 5 कन्वेंशंस। तो फाइनेंशियल मैकेनिज्म 5 कन्वेंशन को ये प्रोवाइड करता है। UNFCC, CBD, CCD, POP, मरकरी, सबको ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। तो GEF ट्रस्ट, ट्रस्टी कौन है इसका? वर्ल्ड बैंक है। मेंबर कंट्रीज नॉट इंपॉर्टेंट, इंडिया तो है, रहेगा ही। और इसके फंड्स, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम, लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, प्लैनेट गोल्ड, ब्लू नेचर अलायंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, UPSC का फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन GEF। एटलांटिक ट्रीटी में बस एक दो चीज़ें याद रखनी है। 1959 में ये साइन हुआ था। 12 कंट्रीज, इनिशियली 12 कंट्रीज में था, और ये फोर्स में कब है? 1961 में। इंडिया इसका पार्टी है। कब से? 1983 से, शुरू से नहीं है। ठीक है। तो क्या होगा? जनरली चीज़ें होंगी कि पीसफुल पर्पस के लिए ही होना चाहिए, एंटार्क्टिका का यूज़ होना चाहिए, साइंटिफिक कोऑपरेशन होना चाहिए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल को ये प्रिवेंट करेगा, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकता है वहाँ, क्योंकि ये किसका पार्ट है? ये ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट है। और यहाँ वो ओजोन होल टाइप की समस्याएं हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया के का जो एंटार्क्टिक इनिशिएटिव है उसमें दक्षिण गंगोत्री पता होना चाहिए, मैत्री है, एंड भारती है। ये पता होना चाहिए। वैसे ही आर्कटिक में क्या है? इंडार्क, इंड आर्क। तो ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। अभी एक एंटार्क्टिक एक्ट भी पास हुआ है, नॉट इम्पोर्टेंट।
Other initiative in news, not important. Climate promise, not important. Greening education, not important. Climate policy initiative, not important. Science based, not important. NICES program, not important. Interact, not important. NMYAC, not important. ग्रीन क्रेडिट रूल। अब ग्रीन क्रेडिट रूल क्या है, बस सिंपल, बस आप समझ लीजिए। ग्रीन क्रेडिट मतलब जो भी कंपनीज जो हैं वो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बढ़िया काम करेंगी तो उनको जो है कि क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब उनको एक तरह से इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो बस इतना ध्यान देना है। तो फोकस ऑन, क्या लिखा हुआ है, अ सिंगुलर यूनिट ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेसिफाइड एक्टिविटी डिलीवरिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। वही चीज़ है कि अगर आप मतलब कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड तो आपको इंसेंटिव दे दिया जाएगा। इंसेंटिव मतलब आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा, या फिर कुछ एक एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, वही ग्रीन क्रेडिट का पार्ट होंगे। तो ये इंडिया में जो वो जो मिशन लाइफ था ना, उसी के अंतर्गत आया है ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ठीक है, तो मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म फॉर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन टू इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंट पॉजिटिव एक्शन बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुआ था, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ये जो है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है, ये ध्यान देना है। और ये आपका कार्बन क्रेडिट था, ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन पूछता है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में इस्टेब्लिश करता है कि इसको कार्बन क्रेडिट, वैसे कार्बन क्रेडिट कहाँ से आया है, क्योटो प्रोटोकॉल से, लेकिन इंडिया में वो कैसे गवर्न होता है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट से। वैसे ग्रीन क्रेडिट है, ग्रीन क्रेडिट लेकिन आपका इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से गवर्न होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल में आया था, बाकी जनरल चीज़ें हैं। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 में आया, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री याद रखिए। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग तो पता होता है, 2022 में क्वेश्चन भी पूछ दिया। ग्रीन वॉशिंग डिसेप्टिव और मिसलीडिंग प्रैक्टिस विच इंक्लूड्स कंसीलिंग, ओमिटिंग और हाइडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ अनसब्सटेंशिएटेड मतलब अनसब्सटेंशिएटेड इन्वायरमेंटल क्लेम्स। मतलब आप कुछ गलत काम कर रहे हैं लेकिन डिसेप्टिव तरीके से उसको एक तरह से वाइट वॉश कर रहे हैं, अपने अपना जो पाप है उसको वाइट वॉश कर रहे हैं, तो उसी को ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। अब ग्रीन वॉशिंग पूछ दिया तब इन्होंने 75 और टर्म दे दिया। तो एक बार देख लीजिएगा, पता नहीं मतलब ये पूछ भी सकता है। ग्रीन हशिंग जो है कंपनीज अंडर रिपोर्ट, अंडर रिपोर्टिंग जब आप करेंगे तो उसको ग्रीन हशिंग बोलेंगे। ग्रीन रीजनिंग क्या बोलेंगे कि जो ईएसजी टारगेट्स हैं, मतलब जो इन्वायरमेंट सोशल और गवर्नेंस के जो टारगेट्स, उसको बार बार आप मतलब वोलेटाइल है वो, बहुत 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 उसको चेंज करते रहते हैं बार बार, तो उसको ग्रीन रीजनिंग बोलेंगे। ग्रीन लेबलिंग, लेबलिंग ऑफ एसेंशियल अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट एज ग्रीन, कोई प्रोडक्ट अनसस्टेनेबल रहेगा उसको आपने सस्टेनेबल बोल दिया, तो ग्रीन ग्रीन लेबल आपने कर दिया गलत ढंग से। ग्रीन लाइटिंग क्या करेंगे, बिजनेस प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज टू ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम इन्वायरमेंट हार्मफुल एक्शंस। मतलब कुछ एक जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं उस पर ध्यान आपने शिफ्ट कर दिया, किस क्या करने के लिए, इन्वायरमेंटल हार्मफुल एक्शन पर ध्यान हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। ग्रीन शिफ्टिंग, रिड्यूस द कंपनी क्राइसिस टू कंज्यूमर, मतलब जिम्मेदारी आपकी है लेकिन आपने कंज्यूमर पर उसको शिफ्ट कर दिया। ग्रीन क्राउडिंग, ग्रीन क्राउडिंग का मतलब होता है हाइट्स विद इन अ ग्रुप व्हेन इट इज स्लो टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज। मतलब आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, यूनेप का कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, या पेरिस एग्रीमेंट आपने साइन कर लिया है, और आप अनसस्टेनेबल काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि साइन तो हमने कर लिया है, मैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट पहले से हूँ। तो ये ग्रीन क्राउडिंग इसको बोलते हैं, कि एक बड़े आदमी के पीछे छुप के कहना कि मैं तो इनके साथ हूँ, मैं तो कुछ गलत काम कर ही नहीं रहा हूँ। तो ठीक है, ये सब टर्म्स थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, नॉट इंपॉर्टेंट, ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो लिखी हुई हैं। अभी एक बार उसने पूछ दिया ग्रीन वॉशिंग, तो इसने पूरा पोथी पतरा निकाल के रख दिया है। अब कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट, तो ठीक है, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट यार, मतलब कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन को कैप्चर करो, उसको ट्रांसपोर्ट करो और उसको यूटिलाइज करो, ये इतना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको। CO2 टू मेथनॉल कंजर्वेशन, ठीक है। सीओ ये ध्यान देना, ये सब मत ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए। CO2 टू मेथनॉल इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग कार्बन एमिशन बिफोर द एंटर एटमॉस्फेयर फ्रॉम इंडस्ट्री, कैप्चर्ड CO2 इज देन हाइड्रोजनेटेड, रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस मेथनॉल। मेथनॉल जो होता है वो रिलेटिवली सस्टेनेबल होता है एज कंपेयर टू CO2। तो CO2 को क्या करते हैं कि हम लोग जो है कि हाइड्रोजनेट करके इसको मेथनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि रिलेटिवली लेस हार्मफुल होता है। तो मेथनॉल के बारे में देख लेते हैं, इसको वुड अल्कोहल बोलते हैं। इट इज लो कार्बन हाइड्रोजन कैरिंग फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम हाई एश कोल एग्रीकल्चर रेसिड्यू CO2 फ्रॉम, मतलब ये सस्टेनेबल होता है, उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है।
इट कैन रिप्लेस पेट्रोल डीजल इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रिटेल, कुकिंग। तो इसमें वो कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। मेथनॉल, एथनॉल इकोनॉमी भी है किसका, नीति आयोग का। BIS हैज नोटिफाइड 20% डाई मिथाइल ईथर, अ डेरिवेटिव ऑफ मेथनॉल, ब्लेंडिंग विथ LPG। ध्यान देना है, 20% डाई मिथाइल ईथर विथ LPG। ये एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से थोड़ा सा अलग है। ये मेथनॉल इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, नाम से ही क्लियर है, पहले कार्बन को कैप्चर करो, एटमॉस्फेरिक कार्बन को कैप्चर करो, फिर उसको यूटिलाइज करो, फिर उसको जो है कि लॉजिस्टिक्स उसका सही करो, स्टोर करो, ट्रांसपोर्ट करो। यही सब है आपका कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन। तो अब ये सब ऐसी टेक्नोलॉजीज है ना कि इससे रिलेटेड सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट सही होंगे, और कुछ भी निगेटिव बोल देगा तो वो गलत हो जाएगा। तो ये सब जानना है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कैप्चर्ड CO2 बाय पाइपलाइन इन डिफरेंट एप्लीकेशन, इंजेक्शन इनटू जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। नॉर्मल चीजें लिखी हुई हैं, ये सब तो पता ही है। ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम नॉट इंपॉर्टेंट। कार्बन फार्मिंग, अब देखिए कार्बन फार्मिंग क्या होगा कि इट यूजेस रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव एग्रीकल्चर, रिस्टोरेशन एक्टिविटीज एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। अब आपने ग्रीन कार्बन के बारे में सुना होगा। ग्रीन कार्बन वो होता है, वो कार्बन जो कि स्टोर होता है वेजिटेशन में, सॉइल में, ये सब चीजें जो कार्बन स्टोर होता है। तो जितना ज्यादा आप एफॉरेस्टेशन करेंगे, जितना ज्यादा आप एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेंगे, इसका मतलब आप कार्बन की फार्मिंग कर रहे हैं। एक होता है क्रॉप की फार्मिंग। तो आप अगर चावल गेहूं का आपने फसल उगाया हुआ है, तो उससे चावल चावल गेहूं आप फार्म कर रहे हैं। आपने बहुत ज्यादा एफॉरेस्टेशन किया हुआ है, तो उससे आप कार्बन फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन सेक्वेस्टर होता है ना, उसमें कार्बन स्टोर होता है। तो यही है, मतलब कोई बहुत ऐसे तोड़ फोड़ चीज नहीं है। तो रीजनरेटिव प्रैक्टिस टू इंप्रूव एग्रीकल्चर, जिससे कि कार्बन हम सेक्वेस्टर कर सके, तो इसी को बोलते हैं। इनिशिएटिव फैसिलिटेटिंग कार्बन 4/100 इनिशिएटिव। अब देखिए इन सब इनिशिएटिव पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये देख के लगता नहीं है, ऐसी सोचिए अब, एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, ये लगता नहीं है 4/1000 इनिशिएटिव। अगर अलग से कोई क्वेश्चन आ गया, द टर्म 4/1000 इनिशिएटिव मेंशन रिगार्डिंग व्हाट, तो अब इसमें कोई ऐसा कार्बन वर्ड भी नहीं है जिससे कि आप देखिए ये कह सके कि नहीं नहीं, ये तो कार्बन फार्मिंग से रिलेटेड लग रहा है या कार्बन मार्केट से रिलेटेड लग रहा है। तो एग्जामिनर को यही देख के चमकेगा कि हाँ ये मैं पूछता हूँ। तो 4/1000 इनिशिएटिव, ये मैं बता इसलिए रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने इग्नोर करने को बोला है, ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कार्बन यूपीएससी का फेवरेट है। कार्बन जो प्रेफिक्स लगा के जो भी पूछा जाता है, कार्बन, ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, कार्बन मेट्रिक, कार्बन फार्मिंग, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, तो ये सब चीजें, कार्बन फुटप्रिंट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। इसीलिए एक बार आप देख सकते हैं। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री पावर, कार्बन क्रेडिट को ट्रेड करने के लिए। ठीक है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट, EU, क्योंकि EU भी यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, कुछ ज्यादा ही फेवरेट है EU का। तो EU से रिलेटेड एक काम करिए, EU से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, बट ओवरऑल जितनी भी चीजें हुए हैं सब लिख लीजिए। जैसे वो BTIA है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, अभी एक नेचर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी है, आया था। और अभी ये GDPR की बात हम लोग वहाँ करते हैं, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन वाला। और ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी वहीं से है। तो ठीक है, ये क्या बोलता है, इम्पोज द कार्बन टैक्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंट्रीज विच आर लेस स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसीज। मतलब जिन कंट्रीज का क्लाइमेट पॉलिसी थोड़ा सा हल्का है, उस पे हम लोग कार्बन टैक्स लगा देंगे। कोई ऐसा प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करोगे हम लोग के देश में, मतलब EU के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ, तो उस पर कार्बन टैक्स लगा देगा। जैसे स्टील, स्टील बनाने में बहुत सारा एमिशन वगैरह होता है ना, तो जब आप स्टील इंपोर्ट करेंगे EU में, तो वो सब उस पर कार्बन टैक्स लगा देंगे। इसी को बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है। इट प्रिवेंट कंपनी फ्रॉम शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू लेस रेगुलेट कंट्री। ठीक है। इट कब इंप्लीमेंट हुआ, 2023 में। टू फुल इन्फोर्समेंट इसका होना है 2026 तक। ये इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट पास किया हुआ है। मैंने बोला ना EU बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो इसने क्या बोला, 40% ऑफ इट्स एनुअल डिप्लॉयमेंट नीड्स टू बी नेट जीरो टेक्नोलॉजी बाय 2030। सेम क्वेश्चन आया था 2023 प्रीलिम्स में, मेरे ख्याल से 2023 के प्रीलिम्स में आया, इसीलिए इन लोगों ने इतना अच्छे से लिखा हुआ है। तो हालांकि बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसी चीजें लिखी हुई हैं और यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तब इनके पीटी में आता है। तो ये सब बातें हैं। एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है, किसका है, EU का है। टू बिल्ड न्यू अलायंस ऑफ क्लाइमेट चेंज बिटवीन EU एंड पुअर डेवलपिंग कंट्रीज। पुअर डेवलपिंग कंट्री के साथ इसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ग्लोबल क्लाइमेट
चेंज अलायंस इंपॉर्टेंट है, ईयू का कुछ भी है इंपॉर्टेंट है। एक कीलिंग कर्व होता है, कीलिंग कर्व क्या होता है? एटमॉस्फेरिक CO2 को मेजर करता है कि CO2 कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, बढ़ ही रहा है, मतलब घट तो नहीं रहा है। तो बस ये सब मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी ये सब छोड़िए, बस क्या करेगा ये? एटमॉस्फेरिक CO2 को मेजर करेगा। ग्रीनियम क्या होता है? ग्रीनियम को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यह है ग्रीन प्रीमियम। अब देखिए इस लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू प्राइसिंग बेनिफिट्स बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा और एक्सेप्ट लोअर यील्ड्स। ग्रीन प्रीमियम ये होता है कि अगर किसी कंपनी ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड खरीदा, या कोई कोई भी जनरल ग्रीन बॉन्ड खरीदा जो कि इन्वायरमेंटल एक्टिविटी में पैसा उनका जो है कि लगेगा इन्वायरमेंटल बेनिफिट के लिए, तो उनको जो है कि जो यील्ड मिलेगा वो यील्ड बहुत कम मिलेगा। आइडियली ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ग्रीन प्रीमियम ये कहता है कि आप मतलब इतने बड़े प्लेयर हो, प्राइवेट प्लेयर हो, आप खरीद रहे हो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, आप क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए आप पैसा दे रहे हो, तो आपको यील्ड कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि आप नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर रहे हो, तो जब आप नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर रहे हो तो आपको एक प्रीमियम देना पड़ेगा। इट इज एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ चूजिंग अ क्लीन टेक्नोलॉजी ओवर द वन दैट एमिट्स मोर ग्रीन हाउस गैसेज। मैंने बोला ना, आइडियली होना चाहिए कि उनको ज्यादा यील्ड मिले, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे। अब आप वैसे ही 0%, 0.5% आप उनको यील्ड दे रहे हैं, तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर क्यों खरीदेगा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड आपका? और इसीलिए आजकल ये थोड़ा सा इसका बाजार थोड़ा सा डाउन है। इंडिया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड हार्डली रिसीव्ड एनी प्रीमियम फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024। तो इसी को ग्रीन प्रीमियम बोलते हैं। तो ग्रीन प्रीमियम मतलब ज्यादा यील्ड नहीं होता है, याद याद रखिएगा, ये थोड़ा लगता नहीं है। लेकिन ग्रीन प्रीमियम मतलब होता है कि आप प्राइवेट प्लेयर को कम यील्ड दे रहे हैं, ये कहते हुए कि आप क्लीन क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट होना चाहते हैं, इसलिए आपको एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा। एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा का एक मतलब है कि आपको कम यील्ड मिलेगा। तो ये है ग्रीन प्रीमियम, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और ग्रीन बॉन्ड तो पता है, डेट इंस्ट्रूमेंट दैट फंड द ग्रीन ग्रीन प्रोजेक्ट्स को ये फंड करते हैं, ग्रीन बॉन्ड उनको बोलते हैं। टील कार्बन क्या होता है? कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। वेटलैंड में जो कार्बन स्टोर होता है उसको टील कार्बन बोलते हैं। इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा कि ये चीज़ें यूपीएससी पूछता है। ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, टील कार्बन तो अभी तक नहीं पूछा था, लेकिन आप एक बार ये वाला लिस्ट देख लीजिए। पर्पल कार्बन एयर और इंडस्ट्रियल एमिशन से रिलेटेड, ग्रीन कार्बन टेरेस्ट्रियल प्लांट से रिलेटेड, ब्लैक कार्बन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो कि होता है, उसमें जो है कि ब्लैक कार्बन निकलता है। ब्राउन कार्बन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये इनकम्प्लीट जो ब्लैक होता है वो इनकम्प्लीट कंबशन से होता है, इनकम्प्लीट कंबशन से जो सूट वगैरह निकलता है उससे ये ब्लैक कार्बन होता है। रेड कार्बन बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस ऑन स्नो एंड आइस दैट रिड्यूस एल्बिडो। ठीक है। ग्रे कार्बन इंडस्ट्रियल एमिशन, याद करना पड़ेगा इसको, इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवे, छोड़िए इसको। वाटर क्रेडिट, अब जैसे कार्बन क्रेडिट था वैसे ही एक वाटर क्रेडिट है। कार्बन क्रेडिट के आर जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट दैट हैव रिड्यूस और अवॉइडेड और रिमूव कार्बन एमिशन, ईच क्रेडिट रिप्रेजेंट वन लेस टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एंड ग्रीन हाउस गैस इक्विवेलेंट। अब वही चीज जब वाटर में आ जाएगा तो उसको वाटर क्रेडिट बोल देंगे, जो ठीक है। इसको ये भी ट्रेडेबल होता होगा कार्बन क्रेडिट की तरह। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट भी एक तरह से वैसे ही सिस्टम है, मतलब ठीक है इसको बोल सकते हैं, लेकिन वर्ड से ही क्लियर है। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज प्राइवेट कंपनीज टू फाइनेंस एक्टिविटीज सच एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन। मतलब बायोडाइवर्सिटी प्रमोट करने के लिए भी जो भी एक्टिविटीज है उसको फंड करने के लिए बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट होता है। ठीक है। ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग क्या होता है? ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो आइस शीट्स मेल्ट हो रहे हैं ना, आइस शीट्स जब मेल्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से वो सी लेवल राइज हो रहा है। तो सी लेवल राइज को प्रिवेंट करने के लिए एक ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आई हुई है। तो पहले क्या होता है, जनरली जो हमारा जो ग्लेशियर्स होते हैं उसमें बहुत सारा स्नो होता है, उसे बहुत सारा स्नो होता है, और स्नो का एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है। एल्बिडो बहुत ज़्यादा मतलब कि जो भी इंसोलेशन आ रहा है वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। तो ज़्यादा एल्बिडो अच्छी बात है, तो स्नो जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो कैसे हम लोग जो है कि प्रिवेंट कर सकते हैं मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, या फिर राइज ऑफ द सी लेवल को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो एक तो है कि जैसे स्नो का तो एल्बिडो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो एक तरीका ये है कि आप पूरे जो ग्लेशियर्स है उस पर बालू बिछा दें। बालू का भी एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन इसमें मसला ये है कि कितना बालू बिछाएंगे, उतना बालू मिलेगा भी कि नहीं। तो ये थोड़ा सा मतलब अनसस्टेनेबल तो नहीं है, लेकिन फिजिबल नहीं है थोड़ा सा। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी है ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग।
ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग क्या करेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ओशियन हीट ट्रांसपोर्ट इंटरवेंशन। दो दो इसके तरीके होते हैं, ओशन हीट ट्रांसपोर्ट इंटरवेंशन या बेसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशन। पहला जो है, सेटिंग सेडिमेंट बर्न्स और फाइब्रस कर्टन्स अलोंग द सी बेड इन फ्रंट ऑफ आईसी टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वार्म सरकमपोलर डीप वाटर। देखिए ये मान लीजिए ग्लेशियर है, और यहाँ जो है कि सरकमपोलर वार्म डीप वाटर है, वार्म डीप वाटर। तो ये बीच में क्या करेगा, बीच में एक कर्टेन लगा देगा। मतलब सॉरी फॉर माय ड्राइंग, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये वार्म डीप वाटर है, ये आपका ग्लेशियर है, तो बीच में एक कर्टेन लगा देगा। कर्टेन क्या करेगा, कर्टेन विल प्रिवेंट द एक्सचेंज ऑफ वार्म डीप वाटर विद दिस ग्लेशियर। तो ग्लेशियर से ये वार्म डीप वाटर, पहले अगर ये नहीं कर्टेन होता तो ये मिल जाता, ये और ज्यादा मेल्टिंग करने लगता, तो ये मतलब और ज्यादा सी लेवल को राइज करा देता। तो इसीलिए एक फाइब्रस कर्टेन यहाँ लगा देते हैं, जो कि प्रिवेंट करेगा मिक्सिंग ऑफ ग्लेशियर विथ वार्म डीप वाटर। तो एक ये टेक्नोलॉजी है। दूसरा एक और चीज करते हैं। ये मान लो ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर में आपने ड्रिलिंग कर दिया, यहाँ से मान लीजिए ये आइस आइस मेल्ट हुआ, मेल्ट हुआ, मेल्ट हुआ, आइडियली ये सी बेड पर चला जाएगा और सी लेवल को राइज कर देगा। लेकिन जब आपने यहाँ ड्रिलिंग कर दिया है, तो ये यहीं अंदर चला जाएगा, जो भी इसका पानी है वो अंदर चला जाएगा। तो ये एक काम ये भी किया जा सकता है। एक काम और किया जा सकता है, आर्टिफिशियल स्नो। आर्टिफिशियल स्नो आपने जो है कि पूरा कर दिया ग्लेशियर्स पे, तो वो भी उसका, क्योंकि स्नो का एल्बिडो पहले ही ज्यादा होता है, तो वो और ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो ये सब चीजें करी जा सकती हैं। डैम्स बना सकते हैं आसपास ग्लेशियर्स के। तो ये क्या बोल रहा है, बेसल हाइड्रोलॉजिकल इंटरवेंशन स्लो द फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स दैट कैरी मेल्ट वाटर ऑफ द आइस शीट्स बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू द ग्लेशियर बेड। वही बात है, जब आप होल ड्रिल कर देंगे तो जो है कि उसमें पानी चला जाएगा, सी लेवल राइज नहीं होगा। तो ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब यूनेप, हाँ देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड खासतौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो यूपीएससी के फेवरेट रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यूनेप जो है, इसका हेडक्वार्टर किन्या में है, नायरोबी में, याद रखिएगा। 1972 में ये बना था। ठीक है, मेंबर इंडिया तो इसका मेंबर होगा ही। और इन्वायरमेंट, और इसकी क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्या है इसका, एक ये कॉमन कार्बन मैट्रिक जो कि बिल्डिंग ऑपरेशन से है, यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है 2021 में। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले साइट्स आया 1973 में, फिर बॉन कन्वेंशन आया माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड 1979 में, वियना कन्वेंशन आया 1985 में ओजोन से रिलेटेड, बेसल आया 1989 में, फिर सीबीडी आया 1992 में, फिर रॉटरडैम आया, किससे है ये, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो ये है रॉटरडैम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन आया 2001 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 वाले से कंफ्यूज नहीं करना है, ये पीओपी इसके लिए था। मिनामाटा कन्वेंशन आया 2013 से। तो ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए एक फॉर समवन हु इज, मतलब जो इन्वायरमेंट पढ़ रहा है, तो उसको ये टाइमलाइन कम से कम क्लियर होना चाहिए। इसके कुछ एक रिपोर्ट्स बहुत फेमस है, रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हाँ ये यूनेप निकालता है। एमिशन गैप, अडेप्टेशन गैप, बाकी एक प्रोडक्शन गैप भी होता है। लिख लीजिए, एक एक यूनिट में, मतलब थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दीजिए टाइम, एक प्रोडक्शन गैप भी रिपोर्ट होता है। एक ट्रिपल इमरजेंसी रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी रिपोर्ट, एक चैंपियंस अवार्ड, चैंपियंस अवार्ड, ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब यूनेप से रिलेटेड है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। बाकी इसका जो फाइंडिंग्स है नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू कब बना था, 1950 में। कि ये इसने जो है कि IMO को रिप्लेस किया था, 193 मेंबर से इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये जो है कि ओशन इकोसिस्टम के सस्टेनेबिलिटी की बात करेगा। और एक ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन निकालता है, डब्ल्यू, बस इतना इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये भी आप याद कर सकते हैं, किससे रिलेटेड, डब्ल्यू से रिलेटेड। और इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अभी पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है, ये CCAC ने लॉन्च किया हुआ है। CCAC क्या है, CCAC जो है, पहली बात तो ये यूनेप के अंतर्गत आता है, यूनेप के अंतर्गत आता है। और ये किससे डील करता है, ये सिर्फ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट से डील करता है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स का एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा हुआ है। तो CCAC ने क्या लॉन्च किया हुआ है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
सेमी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। तो आगे बढ़िए। बाकी ये सब डब्ल्यू एच ओ ने एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में जो पहले 2005 की गाइडलाइंस थी रिगार्डिंग एयर क्वालिटी ऑफ डब्ल्यू एच ओ, उसको अमेंड किया गया हाल फिलहाल में। तो उसने जो है कि कुछ कुछ कंडीशंस जो है वो टफ बना दी। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो PM 2.5 के लिए 24 आवर मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड इतना, एन एनुअल मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड इतना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी टफ बना दी गई एज कम्पेयर टू 2005 वाला जो गाइडलाइंस थी। तो ये सीधे 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये तीनों स्टेटमेंट वहीं से लिया हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, असेसमेंट रिपोर्ट छोड़िए। बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड का ये सब इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक, कि ये कलरलेस ऑर्डरलेस नॉन फ्लेमेबल गैस होता है, एनेस्थीसिया में यूज होता है, लाफिंग गैस को बोलते हैं, और इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 273 टाइम होता है। 273 वर्ड, 273 नंबर भले मत याद रखिए, लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है। एक वो होता है ना कि सबसे नीचे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर मीथेन होता है, फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड आता है, उसके बाद आपके SF6 वगैरह आते हैं। ठीक है। फ्लू फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। तो जो फ्लू गैस के एमिशंस होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही बड़ा पॉल्यूटेंट है जो कि निकलता है। तो उसको डीसल्फराइज करना एक तरह से ये काम करेगा। तो इसमें याद क्या रखना है, इसमें बस ये सब नाम याद रखना है कि डाई सॉर्बेंट इंजेक्शन, वेट लाइमस्टोन बेस्ड, सी वाटर बेस्ड, ये सब पूछेगा कि ये सब किसके लिए यूज होते हैं। तो ये सब डीसल्फराइजेशन के लिए यूज होते हैं। डीसल्फराइजेशन मतलब रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फ्लू गैस एमिशन, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कलरलेस रिएक्टिव गैस होता है, ये एसिड रेन में ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। पर्टिकुलेट पॉल्यूशन में ये जो है कि इम्पैक्ट करेगा, बाकी ये ह्यूमन हेल्थ को तो इम्पैक्ट करेगा ही, बस। ठीक है। वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो वाटर हमेशा से ही यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। तो डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट ये कौन निकालता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति निकालती है। तो याद रखना है। तो और उसके अलावा जो बॉडीज हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो कि किसके अंतर्गत है, वो ईपीए के अंतर्गत है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये जो है कि ये 1970 में ये बना हुआ है, ये 1970s में बना हुआ है, एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं याद है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडिया में पॉपुलेशन 18% है, लेकिन 4% केवल वाटर रिसोर्स हम लोग यूज़ करते हैं। और एग्रीकल्चर कितना वाटर यूज़ करता है, एग्रीकल्चर जो है कि आपका 90% वाटर यूज़ करता है। याद रखिएगा ये सब। तो और इंडिया में इरिगेशन सिस्टम कितना है, इरिगेशन सिस्टम इंडिया में 48% है। 52% अभी भी हम लोग मानसून डिपेंडेंट है, याद रखिएगा। ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम भी कभी मैच द कॉलम में पूछ सकता है। तो इसमें कुहल याद रखना है, हिमाचल जल मंदिर, गुजरात, जाबो, नागालैंड। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यूपीएससी में तो मैंने उतना नहीं देखा हुआ है। सीडीएस में शायद एक बार देखा हुआ है, वरना सीएससी में तो नहीं देखा हुआ है। तो छोड़ भी सकते हैं, ये टफ है इसको याद करना। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन आपका जो है कि टैप वाटर के लिए है। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपका कृषि सिंचाई योजना से जुड़ा हुआ है। और अटल भूजल योजना आपका ग्राउंड वाटर से जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें बस एक बार देख लीजिए, प्रीलिम्स में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें। बाकी ये सब छोड़िए। हाँ, जल ही अमृत एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़िए। वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज, अब देखिए ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ था। तो ये सब बस कीवर्ड्स ध्यान रखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस, डाई इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस, रिवर्सल, थर्मल एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब वाटर रीयूज टेक्नोलॉजीज हैं। इसका एग्जैक्ट फंक्शनिंग क्या है, नॉट इम्पॉर्टेंट। जल संचय, जल भागीदारी, नॉट इम्पॉर्टेंट, छोड़ दीजिए, एकदम साफ साफ छोड़िए इसको। UN वाटर कन्वेंशन, याद क्या रखना है, इंडिया पार्टी नहीं है। इंडिया पार्टी नहीं है, और पुराना है, बहुत पुराना है। 1992 में जो है कि अडॉप्ट हुआ था एंड इंटर इनटू फोर्स इन 1996। तो पुराना मतलब 30 साल पुराना है, उतना भी मतलब 19वीं सदी का नहीं है ये। तो ये सब छोड़िए, ई फ्लो मॉनिटरिंग और नेशनल वाटर अवार्ड छोड़िए, ग्लोबल एमिशन ये सब छोड़िए, ग्लोबल कार्बन एकदम हटाइए इन सबको। क्या याद रखना है, बस ई वेस्ट देखिए। ई वेस्ट यूपीएससी का थोड़ा सा फेवरेट है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर है। ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट का डेफिनेशन बहुत ही वाइड है। तो लेकिन इसमें ये याद क्या रखना है कि क्या क्या इसमें है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे ही, सोलर फोटोवोल्टेइक होंगे ही, और ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या नहीं है इसमें, तो बैटरी नहीं है इसमें, क्योंकि बैटरी के लिए अलग से रूल्स है। जो न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर के लिए अलग से रूल्स हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है।
और ई वेस्ट रूल्स में ही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। वो ये क्या कहता है कि ये एक तरह का अप्रोच होता है कि जो ई वेस्ट प्रोड्यूस करेगा उसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। ये ईपीआर का मतलब होता है। उसके अलावा ये सब जो अमेंडमेंट रूल्स आए हैं बहुत टफ होता है इनको मतलब एग्जैक्ट प्रोविजन याद करना। आप इसको ऊपर ऊपर से देख के एक बार एक टाइम वन टाइम रीड कर सकते हैं, वरना इसको याद नहीं करना है। देखिए प्रीलिम्स, मैं ये बात मैंने भी पहले भी बताया था, प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन। प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट रिमेम्बरेंस, मेंस इज अबाउट रिमेम्बरेंस। तो यहाँ बस आपको ये ध्यान देना है कि हाँ हाँ ये मैंने ई वेस्ट के अंतर्गत पढ़ा था। तो एक दो बार भी आप पढ़ लेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर इतना बड़ा होता है कि वो याद दिला देगा आपको कि हाँ ई वेस्ट के अंतर्गत तुमने पढ़ा था। तो ये ध्यान देना है। बाकी बेसल कन्वेंशन ये आपका हजार्डस वेस्ट से डील करता है। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस ये रीयूज रिसाइकल से है, छोड़िए। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट में ऑल टाइप ऑफ बैटरी आएंगी, बाकी नॉट इंपॉर्टेंट, और इसमें भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लास्टिक वेस्ट में भी एक्सटर्नल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब ध्यान देना है। बाकी अदर टाइप ऑफ पॉल्यूशन में प्लास्टिक आई गया आपका, ये सब उतना मतलब इसका कॉस्ट बेनिफिट पुअर है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बोला ही था। और अभी ये सब जो हाल फिलहाल में जो चीज़ें हुई हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और थिकनेस को बढ़ा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है। माइक्रो प्लास्टिक जो होते हैं, पहली बात यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन, ये मैरीन ऑर्गेनिजम्स को हार्म करते हैं, मैरीन ऑर्गेनिजम्स के डेथ का कारण बनते हैं। ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये माइक्रो प्लास्टिक, और हाँ इसका कभी कभी साइज भी पूछ देगा। 5 मिलीमीटर, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर, आई एम नॉट, मतलब मुझे लग रहा है माइक्रोमीटर, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है ऐसा माइक्रोमीटर है ये। 1 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। प्राइमरी, हाँ मेरीन ऑर्गेनिजम्स, यही वाला लाइन आपका 2019 में पूछा हुआ था। तो ठीक है, प्लास्टिक ओवरशूट डे नॉट इंपॉर्टेंट। मर्क्यूरी पोल्यूशन बस क्या क्या याद रखना है, मिनामाटा बस। और मरकरी के कभी कभी सिनाबार भी बोल सकता है, तो ध्यान देना है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, पहली बात ये कौन सा कन्वेंशन इससे जुड़ा हुआ है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम याद रखना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड। ये मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में ज्यादा समय तक ठहरते हैं। उसमें एक एक चीज याद रखना है, एक होता है पीएफएएस। पीएफएस भी एक तरह का परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ही है, जो कि जिसको बोलते हैं क्या, फॉरएवर केमिकल्स। फॉरएवर केमिकल्स। तो ये लिखा हुआ है इसका बेसिक्स जो है, ये परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट, थोड़ा ज़्यादा समय तक ये परसिस्ट करते हैं। और स्टॉकहोम कन्वेंशन है, और ये क्या लीगली बाइंडिंग है, बस इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। बाकी ये सब छोड़िए। डाइसफेनॉल ये पॉलीकार्बोनेट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं छोड़ने को कह देता। पीएफएस आई है, ये फॉरएवर केमिकल होता है बस। सॉयल एसिडिफिकेशन, अब देखिए सॉयल एसिडिफाई कैसे हो सकता है। पहली बात, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉयल एसिडिफिकेशन, लीचिंग ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड अमोनियम बेस्ड। अब देखिए जो हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं मेनली वो अमोनियम बेस्ड होता है, तो अमोनियम बेस्ड है तो अमोनिया उसमें होता है। और जनरली अमोनिया को फिक्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, होता क्या है कि हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन नाइट्रोजन एज अ गैस हम लोग नहीं यूज़ कर सकते डायरेक्टली। तो मतलब प्लांट्स नहीं यूज़ कर सकते डायरेक्टली, तो वो इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स आते हैं। तो फर्टिलाइजर में वो अमोनिया बन के आएगा। तो अमोनिया क्या होगा, अमोनिया फिर जो है कि ऑक्सीडाइज होगा, किसमें, पहले नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज होगा, उसके बाद नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होगा, तो फाइनली ये नाइट्रेट, इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो अब ये यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्स हो गया, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो नाइट्रेट है, कभी कभी क्या करेगा कि ये नाइट्रेट जो सॉइल में ये सब पोटेशियम सोडियम ये सब है ना, इसको नाइट्रेट रिएक्ट कर जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट बन के उसको बहा ले जाएगा। तो जब वो बहा ले जाएगा, बेस को बहा ले जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एसिड बच जाएगा, उसी से आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। और क्या होगा, ऑर्गेनिक रेसिड्यूज ऑन डीकम्पोजिशन। देखिए डीकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उस वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। मान लीजिए CXH, इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, और इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, वाटर रिलीज किया, ये है आपका। और एनर्जी एनर्जी भी रिलीज करेगा।
तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस में ऑक्सीजन इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जस्ट लाइक रेस्पिरेशन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पहले से ही मौजूद है सॉइल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके H2O प्लस CO2 आपका क्या बना देगा, H2CO3, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। वीक होता है, ये वीक एसिड होता है। तो ये सॉइल एसिडिफिकेशन कर देगा, बस सब चीज जुड़ा हुआ है। रूट है, रूट रेस्पिरेशन करेगा ही। जब रेस्पिरेशन करेगा तो रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक। तो मतलब आउटबर्स्ट। तो ये जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वो वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देगा, वही सॉइल एसिडिफिकेशन कर देगा। तो ठीक है। बायो कवर, अब देखिए बायो कवर क्या होता है। बायो कवर ये होता है कि जैसे जनरली समझ लीजिए कि हम लोग का ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में हम लोगों ने वेस्ट प्रोड्यूस किया, वेस्ट को हम लोगों ने एक जगह डंप किया इन द फॉर्म ऑफ अ लैंड फिल। जहाँ हम लोग डंप करेंगे उसको समझ लीजिए लैंड फिल बोलेंगे। तो जो लैंड फिल में हम लोग वेस्ट डंप करेंगे उसमें बहुत सारा एमिशन होता है, बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। वो मोस्टली किसका एमिशन होता है, मीथेन का एमिशन होता है। तो ये मीथेन जो होता है, मीथेन बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है, क्योंकि आपने मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा होता है। तो मीथेन एमिट नहीं होना चाहिए। तो ये एमिट ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लैंड फिल बन जाता है वेस्ट का, उसके ऊपर हम लोग एक बायो कवर डाल देंगे। बायो कवर। अब बायो कवर क्या करेगा, बायो कवर एक एक पोरस मटेरियल होगा जो कि सॉर्ट ऑफ बफर काम करेगा। और ये जो ये जो मीथेन यहाँ से रिलीज हो रहा है लैंडफिल से, वो उसको रेगुलेट कर देगा, वो उसको मतलब फिल्टर कर देगा। और उतना CH4 नहीं रिलीज हो पाएगा जितना पहले होता था। तो ये जो है कि पॉल्यूशन कंट्रोल में, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करने में काम करेगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ग्रास ऑफर इफेक्ट क्या होता है, पूछ सकता है। द टर्म ग्रास ऑफर इफेक्ट मेंशन इन न्यूज। तो प्लास्टिक एंड टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम द वर्ल्ड हैबिटेट एंड एक्यूमुलेट इन द आर्कटिक। मतलब जो नीचे के लैटिट्यूड हैं वहाँ से जो है कि ट्रांसफर होते हुए जब प्लास्टिक्स और टॉक्सिक केमिकल्स जो है आर्कटिक में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो ये जो है कि ग्रासहोफर इफेक्ट के थ्रू होते हैं। और इसको हेमिस्फेरिक सिंक भी बोलते हैं। अब इसका देखिए कोई ऐसा, ये फैक्चुअल है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे पोलर कोड एक बार पूछ दिया था, पोलर कोड इन आर्कटिक। तो पोलर कोड वो होता है जो शिप्स के लिए जो कोड्स बनाए जाते हैं नेविगेशन के लिए, उसको बोला जाता है। तो ये वैसे ही पूछ सकता है, हेमिस्फीयर सिंक क्या होता है, ग्रासोफर इफेक्ट क्या होता है। तो एक बार देख सकते हैं, टर्म्स थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। डीऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ओशियंस में बहुत ज़्यादा। पता ही होता है जनरली लोगों को, यूट्रोफिकेशन की वजह से हो सकता है, मेरीन हीट वेव्स की वजह से हो सकता है। तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, छोड़िए आगे बढ़िए। कार्बोनेट एकदम इंपॉर्टेंट नहीं। हाइड्रोजेल, हाइड्रोजेल बस समझ लीजिए क्या है ये एक तरह से पॉलीमर का प्लास्टिक है एक तरह से, जो कि क्या करेगा, माइक्रो प्लास्टिक को रिमूव करेगा, माइक्रो प्लास्टिक को वाटर से रिमूव करेगा, वाटर पोल्यूशन में कंजर्व करने में काम आएगा। बायोप्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक जनरली पॉलीमर नेटवर्क का होता है, और ये बायो बेस्ड पॉलीमर्स होंगे जो कि जनरली किससे प्रोड्यूस होंगे, कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल, मतलब बायो है ना, तो लिविंग चीज़ों से ही बनेंगे। छोड़ दीजिए। स्टील स्लैग क्या होता है, सॉलिड वेस्ट में जनरेट होने वाला एक मतलब स्टील मेकिंग प्रोसेस में जनरेट होने वाला ये एक सॉलिड वेस्ट होता है। और ये क्या करता है, ये जो हम लोग रोड बनाते हैं, रोड बनाने के मटेरियल में ये यूज होता है। और ये रोड को थोड़ा सा सस्टेनेबल बनाता है, रोड मेकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा सस्टेनेबल बनाता है, बाकी नॉट इंपॉर्टेंट। एरोबायोलॉजी नॉट इंपॉर्टेंट। ग्लास फेयरिंग फ्लेयरिंग, अब देखिए ग्लास फ्लेयरिंग क्या होता है कि जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एसोसिएटेड विथ ऑयल एक्सट्रैक्शन। मान लीजिए एक जगह कहीं ओशन में ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो ऑयल एक्सट्रैक्शन होने के साथ साथ कभी कभी नेचुरल गैस भी वहां से निकलने लगता है। तो उस नेचुरल गैस को क्या करते हैं, उस नेचुरल गैस को जला देते हैं। क्योंकि जहां ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रहा है वहां नेचुरल एक्सट्रैक्शन नहीं होता है, मतलब वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑयल हो रहा है ना। तो क्या करते हैं, उसको हम लोग जला देते हैं। तो कई बार इसको अनसस्टेनेबल भी बोला जाता है। जैसे देखिए ना, रीजन बिहाइंड यूज ऑफ ग्लास फ्लेयरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न, टू मैनेज प्रेशर चेंज। अब नेचुरल गैस का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑयल। तो ये प्रेशर चेंज को मैनेज करने के लिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जला दिया जाता है। और इकोनॉमिकल भी होता है, क्योंकि एक लॉजिस्टिकल इश्यूज इन ट्रांसपोर्टिंग गैसेस फ्रॉम ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल प्लेसेस। अब देखिए ऑयल फील्ड्स जो होता है वो बहुत मतलब ओशियंस में होता है। और नेचुरल गैसेस थोड़ा सा
अंदर रिमोट एरियाज में होता है, तो वहां से ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए उसको जला दिया जाता है। तो बस याद क्या रखना है, गैस फ्लेयरिंग टर्म का मतलब याद रखना है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एसोसिएटेड विथ ऑयल एक्सट्रैक्शन। बस आगे बढ़िए। लाइट पोल्यूशन नॉट इम्पोर्टेंट। बायोबिटुमेन, बायोबिटुमेन वही है, मतलब पेट्रोलियम फ्री अल्टरनेटिव टू बिटुमेन प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। मतलब ब्यूटिमिन जनरली जो होता है, वो बायोबिटुमिन जो होता है वो मेनली ऑर्गेनिक एलिमेंट से बनता है, और ये जो है कि रोड बनाने में काम आता है। और हाँ, ये याद रखिए क्या क्या सस्टेनेबल चीज़ें हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कॉपर स्लैग है, जियो टेक्सटाइल है, और कोल्ड एसफाल्ट मिक्स टेक्नोलॉजी है। क्या क्या नहीं है, तो पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है, पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है, हॉट एसफाल्ट नहीं है, हॉट एसफाल्ट नहीं है, याद रखना है। ठीक है। वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री क्या होती है, वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज होती हैं विच आर नॉन पॉल्यूटिंग, बस। और इनको पहले परमिशन लगता था एसपीसीबी का, अब परमिशन नहीं लगेगा एसपीसीबी का, बस। अच्छी इंडस्ट्रीज होती है वाइट कैटेगरी। एमिशन फ्रॉम रॉकेट छोड़ दीजिए, एनिमल एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। सीपीसीबी बस याद क्या रखना है, ये जो है कि वाटर एक्ट से बना था, वाटर एक्ट से बना था। हालांकि इसको पावर एयर एक्ट भी देता है, एयर एक्ट भी इसको पावर देता है, लेकिन बना था किससे, वाटर एक्ट से 1974। ठीक है, स्टेट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्टेट्यूटरी बॉडी, एनजीटी 2010 आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये बना था, और नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है, नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, सुमोटो ले सकता है, ग्रांट रिलीफ दे सकता है। और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ये कौन कौन से एक्ट्स कवर नहीं करता है, कौन से करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन नहीं करता है। तो डब्ल्यूपीए नहीं करेगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नहीं करेगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट नहीं करेगा, कैंपा नहीं करेगा, बाकी सारे करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर मैंने पहले ही बताया 1970 में बना था। ठीक है। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी 1986। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी कमिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। कमीशन किसके अंतर्गत, ये किस एक्ट के अंतर्गत आया था, तो ये वाला एक्ट है ये, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर। मतलब एनसीआर में करने के लिए पहले पहले क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ईपीसीए बनाया। एनसीआर में पोल्यूशन को कर्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ईपीसीए बनाया। तो ये तो मतलब टेम्पररी सॉल्यूशन था, तो इसको परमानेंट सॉल्यूशन बनाने के लिए ये एक्ट पास कर दिया गया, और इसी के अंतर्गत आपका CAQM, कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब नॉर्मल चीज़ें, नॉट इम्पोर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बस कौन कौन रिलीज करता है, नीति आयोग। किसका रैंक कितना है, यूपी का कितना है, बिहार का कितना है, नॉट इम्पोर्टेंट। चिपको मूवमेंट बस, जो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, चिपको चिपको मूवमेंट पहली बार उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा, बस। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा इसमें। साइलेंट वैली केरला, एपिको कर्नाटका। देखिए यही क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट में पूछा हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन तो दुनिया जानती है भाई, और मेधा का पाटकर, नाम बस याद रखिए। ठीक है। सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ये मॉस्पी करेगी। और ये एनवी स्टैट्स इंडिया इन्वायरमेंटल अकाउंट्स, ये आसान इसलिए है क्योंकि स्टैट्स दे दिया ना, स्टैट्स दे दिया तो ज़्यादातर चांस है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ही होगा। तो बाकी इसके हाइलाइट्स नॉट इम्पोर्टेंट। रिन्यूएबल एनर्जी वैसे तो ये मेंस में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इसका, लेकिन आप यहाँ भी एक बार देख लेंगे तो मतलब एक तरह से मेंस भी यहाँ से डेटा यहाँ से यूज़ हो सकता है। तो बाकी सोलर के लिए क्या किया जा रहा है, पीएम कुसुम है, पीएम सूर्य घर है, रूफटॉप सोलर प्लांट्स के लिए। पीएम कुसुम में जो है कि फार्मर्स को ये प्रमोट किया जाता है कि वो सोलर प्लांट्स लगाएं अपने लैंड पे। तो ये पीएम कुसुम है। बाकी और सारे सोलर पार्क्स हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इसको बस ध्यान देना है। और टारगेट तो है ही अपना पंचामृत में 500 गीगावाट बाई 2030। तो ठीक है। जूट एनर्जी जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये बस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन निकालेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और हाँ, वो जो मैं बोल रहा था ना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी है, याद रखिएगा। उसका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, हाइलाइट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इंडिया की रैंक नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑफशोर विंड पॉलिसी, दो तरह से विंड एनर्जी जो है कि विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, ऑफशोर तरीके से या ऑनशोर तरीके से। ऑफशोर के मतलब प्रोज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये ज़्यादा एनर्जी जो है कि जनरेट करेगा, एफिशिएंसी इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है,
और लेस इंट्रूसिव, फ्यूअर, मतलब इंट्रूसिव का मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से कम होते हैं। ऑन शोर के वो क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्विकर इंस्टॉलेशन है, लोअर ट्रांसमिशन लॉसेज है, प्रूवन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में ये ध्यान देना है कि पहली बात, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। ग्रीन हाइड्रोजन वो होता है दैट हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाई रिन्यूएबल सोर्सेस, इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। बाकी और भी देखते हैं हम लोग, इसके थोड़े से हाइलाइट्स इसके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरकार इस पर फोकस कर रही है। 2023 में लॉन्च हुआ था, 19,000 करोड़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डिमांड क्रिएट करेगा और स्ट्रेटजिक इन्वेंशन को प्रमोट करेगा। बाकी एप्लीकेशन तो इसके बहुत सारे हैं, ये सब नॉट इम्पॉर्टेंट उतने। ग्रीन हाइड्रोजन मैंने बोला जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है मुझे। ब्लैक ब्लैक हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू क्या होता है। तो ब्लैक ब्राउन क्या होता है, जो कोल गैसिफिकेशन से बने कोल्स, मतलब सोर्स इसका कोल हो। ग्रे क्या होता है, मीथेन री रिफॉर्मेशन, इसका भी सोर्स नेचुरल गैस। ब्लू हाइड्रोजन कोल गैसिफिकेशन मीथेन रिस्पोरेशन विथ कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, इसका सोर्स फॉसिल फ्यूल। टर्कोइज मीथेन पायरोलिसिस। पिंक न्यूक्लियर इलेक्ट्रोलिसिस। याद करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब वो ट्रिक नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा, पूछ सकता है, वेरी मच प्रोबेबल। जियोथर्मल एनर्जी, वेरी लेस लाइकली कि वो में प्रीलिम्स में पूछा जाए। दो वर्ड याद रखना है, एक पूगा है आपका लद्दाख में, एक है मणिकरण इन हिमाचल। मणिकरण सीडीएस में पूछा हुआ था, हिमाचल। बाकी इतना लिखा हुआ नॉट इम्पॉर्टेंट, आगे बढ़िए। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। अब देखिए कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है। गैसिफिकेशन का ये मतलब होता है कि कोल कोल को जो है कि हम लोग सिन गैस में बदलते हैं, सिंथेसिस गैस में बदलते हैं। तो सिंथेसिस गैस में जैसे जब कोल को सिंथेसिस गैस में बदलते हैं तो सिंथेसिस गैस इज अ कलेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। और ये सिंथेसिस सिन गैस जो होता है वो कन्वर्ट होता है बाद में इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये दो तरीकों से कोल गैसिफिकेशन हो सकता है। ये या तो ये अंडरग्राउंड हो जाए या तो ओ एबव द ग्राउंड हो जाए, दो तरीकों से ये हो सकता है। तो ये अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन की बात कर रहा है। यूजीसी सिमिलर टू सरफेस कोल गैसिफिकेशन, टिपिकली मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है मतलब ध्यान देना है ये बातें। ठीक है, कहने का मतलब कोल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं सिन गैस में, सिंथेसिस गैस में, जो कि मिक्सचर होता है किसका, हाँ ये भी पूछ सकता है। सिन गैस जो होता है मिक्सचर किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मेनली इसका, इन दोनों का मिक्सचर होता है। और बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। नेचुरल फार्मिंग, अब देखिए वैसे तो ये सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये सब तो मेंस के टॉपिक्स हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग ये होता है कि कोई भी बाहर का केमिकल इनपुट नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। तो ये सब चीजें हैं, जो भी चीजें होंगी प्राकृतिक खेती जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक ढंग से होंगी। तो बस याद करने वाली चीजें हैं जो मैं वो बता दे रहा हूँ। बीजामृत मतलब ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स यूजिंग काउ डंग। जीवामृत मतलब माइक्रोबियल ट्रीटमेंट। मल्चिंग जो होता है मतलब जो क्रॉप्स के जो रेसिड्यूज होते हैं, खरपतवार जो होता है उसी को बिछा दिया जाता है, उसको मल्चिंग कहते हैं। वापहासा जो होता है वो वाटर से जुड़ा होता है। तो चार जो एक होता है ना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसी उसके चार पिलर यही हैं, बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वापहासा। बस। ऑर्गेनिक और नेचुरल में कभी कभी डिफरेंस पूछ देगा। तो ऑर्गेनिक मतलब जैसे देखिए वही मैं बोल रहा था, नो एक्सटर्नल, नेचुरल में नो एक्सटर्नल इनपुट्स एंड यूज ऑन फार्म इनपुट बेस्ड ऑन देसी काउ। और सॉइल करेक्शन में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट यहाँ होता है। एंड मिनरल्स आर नॉट अलाउड। एग्री प्रैक्टिसेस में डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स, मतलब यहाँ कोई अलग से कुछ चीजें नहीं होंगी। जैसे इसमें देखिए ऑर्गेनिक में प्लॉइंग, टाइटलिंग, टिल्टिंग, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर्स, वीडिंग, ये सब होता है। लेकिन यहाँ जो है कि डिकम्पोजिशन यूजिंग अर्थवॉर्म्स होता है। तो ये कम कॉस्ट लगाएगा, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है पहली बात ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन्वॉल्व्स ऑफ फार्म परचेज ऑर्गेनिक, यहाँ नो केमिकल्स, लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल्स लगेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लगेंगे, ऑर्गेनिक केमिकल्स तो बड़ी ऑक्सोमोरेनिक बात होगी, लेकिन ऑर्गेनिक चीजें यहाँ लगेंगी। तो ठीक है। हाँ बाकी नॉट इम्पॉर्टेंट ये सब, हाँ थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना इससे रिलेटेड है, बाकी इसके फीचर्स तो याद करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस, एकदम प्रणाम करके आगे बढ़िए ये सब चीज़ें।
फूड वेस्ट इंडेक्स कौन निकालता है, बस कौन निकालेगा? यूनेप। यूनेप इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। छोड़िए आगे। अदर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, पैरा क्रॉपिंग सिस्टम। अब ये रिले मेथड होता है क्रॉपिंग का, पता नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट यार, छोड़ दीजिए। ग्रीन मैन्योरिंग, नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़िए। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। इलीगल सैंड माइनिंग मेंस का टॉपिक है, बहुत सारी चीजें होती हैं इलीगल सैंड माइनिंग से, नॉट इंपॉर्टेंट। इको मार्क कौन देगा? बस इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, बस। यकीन मानिए मैं जितना बोल रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। इको मार्क इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, बाकी छोड़िए। एथेनॉल 100, ये क्या है? बस एक क्लीनर और ग्लीनर अल्टरनेटिव है गैसोलीन का। गैसोलीन मतलब हमारा जो टिपिकल पेट्रोल हम यूज करते हैं, उसी का एक क्लीनर और ग्रीनर अल्टरनेटिव है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा थोड़ा सा। तो यही जो जो चीज़ें हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जो गैसोलीन के डिसएडवांटेज में हम लोग करते हैं, वो चीज़ें जो है कि यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे इसका ऑक्टेन नंबर जो है कि हाई होता है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल वो पेट्रोल। तो बस इतना ध्यान देना है। रिटैप नॉट इम्पोर्टेंट, बायो सीएनजी नॉट इम्पोर्टेंट, हटाइए। कैटलिस्ट नॉट इम्पोर्टेंट। BRSR, BRSR क्या होता है? बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। मतलब जो कंपनीज हैं, कंपनीज को ये मैंडेट रहता है कि वो अपने सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं उसका टाइम टाइम पर रिपोर्ट देते रहें। और ये कौन मैंडेट करता है? सेबी। बस BRSR कंपनीज को रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने सस्टेनेबल एक्टिविटीज का, किसको? सेबी को। बस BRSR सेबी फॉर कंपनीज। ठीक है। क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन छोड़िए, नॉट इम्पोर्टेंट। बायोमास ब्रिक्वेट्स, बस नॉट इम्पोर्टेंट यार, ठीक है। ये टर्म याद रख लीजिए, इट्स अ फ्यूल अल्टरनेटिव फॉर द पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेक्टर। फ्यूल अल्टरनेटिव होता है, उसमें बायोमास ब्रिकेट्स होते हैं। मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो बस एक लाइन, मैं आपकी जगह होता तो मैं एक लाइन बस याद कर लेता। छोड़िए। परिवेश पोर्टल, ये उससे जुड़ा हुआ है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो क्लियरेंसेस जो होते हैं उससे जुड़ा हुआ है, बाकी नॉट इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अब ये याद रख लेना है, जैसे ये थोड़ा नया डेवलपमेंट है। टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जुड़ा हुआ। कब ये फॉर्म हुआ था? इंडिया एंड फ्रांस ने फॉर्म किया था 2015 में, पेरिस के बैकड्रॉप में। तो और हाँ, ये याद रखना है कि ये पहले जो था ये लिमिटेड था विद इन ट्रॉपिक्स, जो इसके मेंबर्स हो सकते थे वो वही कंट्रीज हो सकते जो विद इन ट्रॉपिक्स थे। लेकिन अभी जो है कि बियॉन्ड ट्रॉपिक्स भी हो गए, जैसे यूएसए भी इसका मेंबर बन गया है। तो ये याद है, ध्यान देना है। बाकी ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसमें याद क्या रखना है? पहली बात, विद इन ये ओईसीडी है। अब और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया ना तो ओईसीडी का मेंबर है और ना तो आईईए का मेंबर है, यहाँ भी इंडिया नहीं है। लेकिन एक एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया IAEA का मेंबर है, इंडिया एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, इसका इंडिया मेंबर है। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। और हाँ, इसका एक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, बस। और एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, बाकी ये सब नहीं, एम्प्लॉयमेंट आउटलुक नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंडिया एक मेंबर है, बस। नॉट, उसके अलावा नॉट इम्पोर्टेंट। अभी प्रोटेक्टेड एरियाज, हम इन द न्यूज़ की हम लोग बात करेंगे। इससे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैं तो हर साल छोड़ के जाता हूँ। वो अभी हम लोग दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, आधे घंटे से भी कम वीडियो होगा, तो वो वहाँ कवर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़, अब इसका भी देखिए कॉस्ट बेनिफिट उतना ज़्यादा होता नहीं है। अब लेकिन एक देख लेना सही रहता है। ईटानगर है, सोनाई रुपाई है, घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क है मध्य प्रदेश में, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, पेंच है आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्टेट। ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क किस स्टेट में है, या किन दो स्टेट्स के बॉर्डर के बीच में है। तो ये ध्यान देना है। सह्याद्री भी आपका महाराष्ट्र में है, भद्रा भी आपका कर्नाटका में है, कौंडिल्हा, कौंडिल्हा आपका जो है कि आंध्र प्रदेश में है, मुडुमलाई आपका तमिलनाडु में है, सत्यमंगलम सबसे नीचे है। तो ये सब चीज़ें एक बार बस देख लेना है। कैमूर तो आपका बिहार में ही है। ठीक है, तो एक बार देख लेना। बाकी इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर होता है, मैं फिर से बोलूंगा। कौंडिन्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल में ईटानगर, आसाम सोनाई रुपाई, बस स्टेट याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क पता होता है, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से जाती है। वन हॉर्न्ड राइनोसेरस
वन हॉर्न राइनो से एक एक वीडियो आएगा, उसमें सारे नेशनल पार्क, सारे टाइगर रिजर्व और सारे बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ से कवर हो जाएगा। तो वन हॉर्न राइनो यहाँ होता है काजीरंगा में। ठीक है। बिहार में कैमूर, ठीक है, पता होता है लोगों को। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये चंडीगढ़ में है, बस इतना पता होना चाहिए। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कर्नाटका में भद्रा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। रिवर भद्रा नदी यहाँ से जाती है, जो कि तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में गुघवा नेशनल फॉसिल पार्क, बस इसको दुधवा से कंफ्यूज नहीं करना है यूपी वाले। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। पेंच जनरली पता होता है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में आ जाएगा, बस स्टेट याद रखना है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। जाके देख लीजिए ना, पिछले 10 सालों में कितनी बार इतने अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है मैपिंग से रिलेटेड इन्वायरमेंट में। मुश्किल से आपको 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो जो है कि आपको इन्वायरमेंट के बेसिक्स पर ध्यान देना है, बस यहाँ स्टेट करिए, आगे बढ़िए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा। मंगलम टाइगर रिजर्व, देखिए ये पूछा हुआ है, तो मंगलम टाइगर रिजर्व जो होता है वो ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट का जो है लिंक का काम करता है। जैसे नीलगिरी, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलती हैं, नीलगिरी हिल्स पे मिलती हैं। नीलगिरी हिल्स में भी प्रेसाइसली कहाँ मिलती है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में मिलती है। तो ये ध्यान देना है। मुडुमलाई आपका यहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है। तेलंगाना में एट्टू नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और मृगावनी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट्स, किस स्टेट में है। दूसरा, कोई कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरा या फौना हो, कैरेक्टरिस्टिक। जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क में वो क्या नाम है उसका, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दाशीगम नेशनल पार्क कश्मीर में आपका जो है कि वो हंगुल। लोकटक नेशनल पार्क में मणिपुर वाले संगाई डियर। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज पर ध्यान देना है। बाकी और हाँ, एक और चीज आप लिस्ट बना सकते हैं, हर स्टेट का, जितने भी स्टेट्स हैं उसका स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड। बर्ड एक बार के लिए छोड़ भी सकते हैं, लेकिन स्टेट एनिमल कर देंगे तो वहां से आपको बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। तो ये काम आप कर लीजिएगा। स्पीशीज इन न्यूज की बात करते हैं। देखिए, यहाँ इसका भी कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर होता है, बहुत ज्यादा पुअर। तो इसमें उन स्पीशीज पर ही सिर्फ ध्यान देना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रे वुल्फ छोड़िए भाई, वो इनको इसको प्रणाम करके आगे बढ़िए। रेड पांडा, अब आप अच्छे से करेंगे इन्वायरमेंट तो आपको समझ में आएगा। रेड पांडा जो है सिक्किम का जो है कि स्टेट एनिमल है, तो उधर ही मिलेगा। सिक्किम का जो इकोसिस्टम है, कंचनजंगा वगैरह, वही मिलेगा रेड पांडा। एंडेंजर्ड है, ये पता होना चाहिए। हाँ, एक और लिस्ट बनाइए आप, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड का, केवल दो दो चीजों का लिस्ट बनाइए। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब एनिमल्स, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स, उसका एक लिस्ट बना के रख लीजिए। और एंडेंजर्ड का भी, बाकी सब आपका वल्नरेबल हो जाएगा। और हाँ, कुछ कुछ लिस्ट कंसर्न भी होते हैं, तो वल्नरेबल का भी बना सकते हैं आप। वल्नरेबल का भी बना सकते हैं। जैसे लायन है, वन हॉर्न राइनोसेरस है, ये सब चीज़ें वल्नरेबल हैं। तो ये एक काम आप कर सकते हैं। एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क, बस खत्म, एंडेंजर्ड है ये। लायन क्या है, लायन वल्नरेबल है, लेकिन एशियाटिक लायन जो है वो एंडेंजर्ड है, याद रखना है। और ये सिर्फ गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, ओनली इन इंडिया। प्रोजेक्ट लायन कब हुआ, 2020, ठीक है। हालांकि एक प्रोजेक्ट लायन जो है 1972 में भी था, एक प्रोजेक्ट लायन, तो ये इसको उससे कंफ्यूज मत करना है। ठीक है। एशियाटिक चीता, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ध्यान दीजिएगा। एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन नॉर्मल चीता जो है कि अफ्रीकन चीता वो वल्नरेबल है, जो कि नमीबिया से आया हुआ है। हाँ देखिए, ये लिखा हुआ है, वल्नरेबल है, नमीबिया से आया हुआ चीता। प्रोजेक्ट चीता अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, कुनो पालमपुर में। नमीबिया से चीतों को ट्रांसफर किया। नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल। ठीक है। एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, ठीक है। एरवीकुलम नेशनल पार्क, स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। होलॉक गिबन, होलॉक गिबन एंडेंजर्ड है, होलॉक गिबन एंडेंजर्ड है। और क्या याद रखना है इसका, हैबिटेट कहाँ है इसका, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मतलब नॉर्थ ईस्ट, बस इतना भी पता होगा ना, नॉर्थ ईस्ट, तो क्वेश्चन सही होना होगा, तो वो हो जाएगा। और अगर उसको उसको खतरनाक पॉइंट पर ही क्वेश्चन पूछना है तो वो किसी से नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितने ही बड़े एनिमल भक्त क्यों ना हो। आइबेरियन लिंक्स छोड़िए भाई, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एवियन स्पीशीज, अब इसका भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। इंडियन वल्चर है, तो एक बार देख सकते हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है, तो एक बार देख सकते हैं। ओपन ग्रासलैंड में मिलेगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो अब देखिए, ऐसे एनिमल्स ना जो कि 2-3 स्टेट्स में फैले हुए हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना, तो इसका हैबिटेट नहीं पूछेगा। ऐसे एनिमल जो कि बहुत लिमिटेड है किसी पर्टिकुलर जगह में, उनके बारे में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका राजस्थान में, तो उसके पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है।
और वल्चर से रिलेटेड एक एक डाइक्लो, हाँ ये लिखा ही तो ये मैं बोलने ही जा रहा था। तो यहाँ लिखा हुआ है बैनिंग ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लाइक डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक ये लोग खा लेते थे तो ये लोग मर जाते थे, ऐसा था। तो याद रखना है। जेडॉन्स कॉर्सर भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश, देखिए ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश बोल दिया ना, मतलब सिर्फ वहीं पाया जाएगा। तो ये जॉर्डन्स कॉर्सर और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है, तो इसको आप ध्यान दे सकते हैं। नॉक्टर्नल होता है जनरली, ये नॉक्टर्नल है। ठीक है। ग्रेट एडजस्टमेंट स्टार्क छोड़िए भाई, छोड़िए। और नियर थ्रेटेंड भी है, नियर थ्रेटेंड है, और नाम भी पहली बार सुना हुआ है, छोड़ दीजिए इसको। अमूर फाल्कन, अमूर फाल्कन थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट है। इट इज लोकली नोन एज कहुआ पुइना, पता नहीं इसको जो भी बोलते हो, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो ये मणिपुर में है। माइग्रेटरी बर्ड होती है, ये कहाँ से आती है? मेक वोएज फ्रॉम ब्रेकिंग ग्राउंड इन रसिया चाइना टू सदर्न अफ्रीका। क्या बात है, बताइए। मतलब रसिया से चाइना, उसके बाद सदर्न अफ्रीका, पूरा दुनिया घूम लिया इसने। 22,000 किलोमीटर की जर्नी। तो ठीक है, मणिपुर एंड नागालैंड में ये आती है। फीड्स ऑन ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, बस ध्यान देना है। और एक्वेटिक स्पीशीज में यूरेशियन ऑटर नॉट इम्पोर्टेंट, वैक्यूटा नॉट इम्पोर्टेंट। ब्लू व्हेल, हाँ ब्लू व्हेल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट मैमल होती है ना ये, लार्जेस्ट मैमल। तो ये ध्यान देना है इसमें। की वेयर समटाइम्स स्विम इन स्मॉल ग्रुप्स फाउंड अलोन इन पेयर, फीड्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन krill, मेरीन क्रस्टेशियंस पर ये करती है। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ओशन एक्सेप्ट आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन में नहीं मिलती, बाकी हर जगह मिले, और ये इंडेंजर्ड होता है। ठीक है, ध्यान देना है। लार्जेस्ट एंड लाउडेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट। ठीक है, ओके। रेप्टाइल्स, फाइलीरा नॉट इम्पोर्टेंट। सिकाडा, हाँ सिकाडा तो यार इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, ये पूछा हुआ है PYQ 2024। एक बार देख लीजिएगा इसको, अब ये पूछ दिया क्वेश्चन। जब आया था तो बहुत नया था, मतलब 2024 में आया था, तो सब लोगों ने लॉजिक लगा के ही किया था। लेकिन अब जब आ चुका है तो अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपका धर्म है कि एक बार देख लीजिए ये सब क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा भी ध्यान नहीं देना है। बम्बल बी नॉट इम्पोर्टेंट। सी एनिमोन नॉट इम्पोर्टेंट। एक बार देख सकते हैं, सी एनीमोन जो है कि ओशियन डेवेलिक मेंबर्स ऑफ फाइलम क्नाइडेरिया, प्रेडेटरी एनिमल्स होते हैं, कोस्टल ट्रॉपिकल वाटर में मिलते हैं। तो ठीक है, वैसे उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। छोड़िए ये सब, चंद्रायनी, सी कुकुम्बर, छोड़िए इसको, हटाइए। मेरीन बायोडाइवर्सिटी में बस आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स का एक लिस्ट बना लीजिए, जिसमें आपके डाई एटम्स और साइनोबैक्टीरिया, ये सब आ जाएंगे। और एक जू, ऑटोट्रॉफ से मेरा मतलब है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, इसका एक लिस्ट बना लीजिए। और सिर्फ डायटम्स और साइनोबैक्टीरिया मत लिखिए, दो चार और नाम लिख, दो चार नहीं, एक दो और नाम लिख लीजिए। उसी तरह एक जू प्लैंक्टन्स का लिस्ट बनाइए, जू प्लैंक्टन्स का लिस्ट बनाइए। इसके अलावा एक क्रस्टेशियंस का लिस्ट बनाइए, क्रस्टेशियंस का लिस्ट बनाइए। ये इंपॉर्टेंट था, तो वो फूड चेन का सीक्वेंस पूछ सकता है, तो ये एक लिस्ट बना लीजिए, खत्म आपका बायोडाइवर्सिटी। और हाँ, एक वो मैरीन बायोडाइवर्सिटी की मैं बात करूं, तो सबसे ऊपर कौन होते हैं? नेक्टॉन होते हैं, नेक्टॉन। सबसे नीचे कौन होते हैं? बेंथोस। बीच में भी कुछ होते हैं, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो कहने का मतलब, आप एक बार देख लीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी, मेरीन बायोडाइवर्सिटी में बस इतनी चीजें करनी है, ज्यादा शान पत्ती नहीं करना है कि आप जो है कि एक एक चीज उसके बारे में ध्यान दे रहे हैं। बस कुछ जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए, इतने से आपका कल्याण हो जाएगा। सी कुकुम्बर। प्लांट स्पीशीज, सीवीड, सीवीड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसका बहुत सारा अभी जो है कि यूज भी सामने आया, कॉमन नेम फॉर वेरियस स्पीशीज ऑफ मेरीन प्लांट्स, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ग्रीन, ब्राउन, रेड, यूजेस हैं इसके बहुत सारे, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ये एक बार आप लोग देख सकते हैं उसको। जनरली अच्छी चीजें सही होंगी, खराब चीजें गलत होंगी। एगर वुड नॉट इम्पोर्टेंट। कैनी रिवेरिस पता नहीं क्या, नॉट इम्पोर्टेंट। स्मॉल ट्री कॉल्ड कॉटन ट्री, नॉट इम्पोर्टेंट, छोड़िए। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पाम ट्री जो है, पाम ट्री पहली बात, ये आपका हो सकता है इंपॉर्टेंट। ओडिशा विल प्लांट पाम ट्री टू कॉम्बैक्ट लाइटनिंग डेथ्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये मिलता है। कोकोनट, ऑल पाम, एरेका नट। ठीक है, तमिलनाडु में। अच्छा, स्टेट ट्री ऑफ तमिलनाडु, एक बार देख सकते हैं इसको। ये पाम ऑयल नहीं है, ये पाम ट्री है। ठीक है, ओके। नीला कुरुंजी, हाँ ये देखिए, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, वल्नरेबल है। इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन IUCN ऑफिशियल रेड लिस्ट ऑफ अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी। ठीक है। सेबल पेरस बिफोर वेस्टर्न का मतलब शोला ग्रासलैंड, जो नीलगिरी में जो शोला ग्रासलैंड्स होते हैं, शोला फॉरेस्ट, ग्रासलैंड नहीं। ठीक है, तो शोला में ये मिलेंगे नीला कुरुंजी, कितना अच्छा नीला
लग रहा है ये नीलगिरी। हाँ, नाम से ही क्लियर है ना, नीलगिरी में ब्लू माउंटेन है, तो ये नीला कुरुंजी यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। पलनी हिल्स। वाटर स्पिनिच, नॉट इम्पोर्टेंट यार, हटाओ। अश्वगंधा, इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। बायो एक्टिव कंपाउंड, स्ट्रेस एंजाइटी, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होते हैं। और एवरग्रीन, एवरग्रीन होता है ये, इंडिया अफ्रीका मिडिल ईस्ट। देख सकते हैं आप एक बार इसको, नॉट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाइए इसको। बोआ बाब ट्री छोड़िए। हाँ, कभी कभी एक टेस्ट सीरीज में मैंने देखा हुआ था, अफ्रीका मडागास्कर अफ्रीका करके ये पूछा हुआ था, तो एक बार देख सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट यार, छोड़िए, कितना कुछ देखेंगे आप, एक कैपेसिटी होती है ह्यूमन माइंड की। तो यहाँ से आपका इन्वायरमेंट खत्म होता है। इन्वायरमेंट में जितनी चीज़ें मैंने बताई उस पर आप ध्यान दीजिए। बाकी ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक 20-25 मिनट का वीडियो मैं ला दूंगा। इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेंस में इंपॉर्टेंट होता है ये ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ करंट अफेयर। तो इतना आपका इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, अगर आप सिर्फ इस वीडियो पर भी रिलाई कर रहे हैं। जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो वो लॉजिक लगा के हो जाएगा। लेकिन जितनी बातें मैंने हाईलाइट करी उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी ना। प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मैं क्या पढ़ के जाऊंगा और क्या पढ़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड में आपकी कैपेसिटी होती है। अब आपको लगता है कि एक छोटा सा जो IPEBS करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में जो छोटे छोटे फैक्ट्स दिए हुए हैं वो एग्जाम तक आपको याद रहेगा? बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। और 2 घंटे के प्रेशर इन्वायरमेंट में तो आप मनी बिल के बारे में भूल जाएंगे। तो वो चीजें याद करिए जो आपको नमक स्वाद अनुसार, पढ़ाई औकात अनुसार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपको पता है कि ये मुझे याद रहेगा और ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो यार, इंपॉर्टेंट कहने को तो इतना बड़ा ये इन्वायरमेंट है, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये जो है कि आपको ध्यान देना है। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कीप वॉचिंग और कीप सपोर्टिंग एंड कीप हेल्पिंग योर सेल्फ। थैंक यू।